गूगल पे आने के बाद सर्च करूंगा जी आईरिस एफबीआर, तो आईरिस एफबीआर सर्च कर लेता हूं। अच्छा, जो पहला लिंक आएगा आपके पास, सिंपली इस पे क्लिक करेंगे तो जी ये आपको इस लिंक पे ले आएगा iris.fbr.gov.pk। अच्छा, जैसे ही आप आईरिस की वेबसाइट पे आएंगे आपके पास ये पॉपअप आ रहा होगा, आईरिस लॉगिन ऑथेंटिकेशन। तो इसके साथ ये क्रॉस का बटन बना हुआ है, सिंपली इसको क्लोज कर लेता हूं जी। तो ये डैशबोर्ड आ जाएगा मेरे पास। तो अगर आपका एनटीएन बना हुआ है तो सिंपली आप अपने इधर लॉगिन क्रेडेंशियल्स देंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर में आपका सीएनसी आ जाएगा और पासवर्ड में आपका पासवर्ड आ जाएगा जब आपने एनटीएन बनाया होगा। तो जब आप एनटीएन बनाते हैं तो आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स रिसीव हो जाते हैं जिसमें आपका पासवर्ड होता है और आपका पिन होता है। तो इंडिविजुअल के केस में रजिस्ट्रेशन नंबर में उसका सीएनसी आ जाएगा विदाउट डैशेस, और पासवर्ड में आपका पासवर्ड आ जाएगा जब आपने साइन अप किया होगा, जब आपने अपना एनटीएन बनाया होगा, या आपने जब सब्सिक्वेंटली अपना पासवर्ड जो है वो चेंज किया होगा। तो आपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स ऐड कर लेता हूं जी। तो ये मैंने लॉगिन क्रेडेंशियल्स लगा लिए। इसके बाद सिंपली लॉगिन पे क्लिक करूंगा। अच्छा जी, आगे वो कह रहा है प्लीज रीसेट योर पासवर्ड हैज बीन एक्सपायर्ड। अच्छा जी, आपने एक चीज याद रखनी है कि लेटेस्ट एक चेंज आई थी कि आपने आफ्टर 60 डेज जो है ना अपना पासवर्ड चेंज करना है। अगर आप पासवर्ड चेंज नहीं करेंगे तो आप लॉगिन नहीं कर सकेंगे। तो पासवर्ड चेंज करने का क्राइटेरिया क्या है जी? एंटर ओल्ड पासवर्ड। सबसे पहले आपने ओल्ड पासवर्ड देना है जो आपका पहले वाला पासवर्ड था, और उसके बाद आपने कोई सा भी जो नया पासवर्ड है वो रख लेना है। तो जनाब अपना ओल्ड पासवर्ड ऐड कर देता हूँ जी। उसके बाद वो कह रहा है जी एंटर न्यू पासवर्ड। तो ये जो बॉक्स बना हुआ है इसमें जो न्यू पासवर्ड है वो ऐड कर दूंगा। अच्छा जी, मैंने न्यू पासवर्ड ऐड कर दिया। उसके बाद वो कह रहा है कंफर्म न्यू पासवर्ड। तो ऊपर जो आपने नया पासवर्ड रखा है इधर आप रीटाइप कर देंगे। तो दोबारा न्यू पासवर्ड ऐड कर लेता हूं जी। तो जी ये मेरा ओल्ड पासवर्ड आ गया, न्यू पासवर्ड आ गया, और मैंने जो न्यू पासवर्ड है उसको कंफर्म कर दिया। इसके बाद सिंपली सेव पे क्लिक करूंगा। आगे वो कह रहा है सक्सेस पासवर्ड हैज बीन रीसेट। तो जो आपका नया पासवर्ड है वो रीसेट हो चुका है। तो अब जब आपने लॉगिन करना है तो आपने नया पासवर्ड ऐड करना है। तो जी नया पासवर्ड ऐड कर लेता हूं। तो जी रजिस्ट्रेशन नंबर में मेरा सीएनसी आ गया, नीचे मैंने पासवर्ड लिख दिया। इसके बाद सिंपली लॉगिन पे क्लिक करूंगा। अब जो नॉन रेजिडेंट है उनकी दो कैटेगरीज हो सकती है। एक तो हमारे ऐसे नॉन रेजिडेंट होंगे जिनकी पाकिस्तान में कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगी, ना वो सैलरी अर्न कर रहे होंगे, ना वो पेंशन अर्न कर रहे होंगे, ना इनकी कोई रेंटल प्रॉपर्टी होगी, ना ही उनका कोई सेविंग अकाउंट होगा, और ना ही वो डिविडेंड ले रहे होंगे। और दूसरे इस टाइप के नॉन रेजिडेंट्स होंगे जिनका पाकिस्तान में कोई सेविंग अकाउंट होगा, उनकी स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट होगी, उन्होंने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया होगा, तो उनकी पाकिस्तान में कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम होगी। तो जनाब सबसे पहले ऐसे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान की रिटर्न सबमिट कर लेते हैं जिसकी पाकिस्तान में कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम है, पाकिस्तान में कोई बैंक अकाउंट है, पाकिस्तान में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट है, व्हाट्सएवर। एंड सब्सिक्वेंटली हम ऐसे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान की रिटर्न देख लेंगे जिसकी पाकिस्तान में कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो सबसे पहले ऐसे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी की इनकम टैक्स रिटर्न देख लेते हैं जिसकी पाकिस्तान में कोई सोर्स ऑफ इनकम है, पाकिस्तान में बैंक अकाउंट है, पाकिस्तान में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है, व्हाट्सएवर। अच्छा जी, जैसे ही मैं लॉगिन करूंगा मेरे पास आईरिस का डैशबोर्ड आ जाएगा। तो सबसे पहले मेरे पास आ रहा है जी फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न, एंड सब्सिक्वेंटली मेरे पास ऑप्शन आ रहा है जी इंट्रोड्यूसिंग सिंप्लीफाइड आईटी रिटर्न फॉर नॉन बिजनेस इंडिविजुअल्स। इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म ओपन करने के लिए आप इधर भी क्लिक कर सकते हैं जी, नॉर्मल रिटर्न। और ये जो दूसरा ऑप्शन आपके पास आ रहा है जी इंट्रोड्यूसिंग सिंप्लीफाइड आईटी रिटर्न फॉर नॉन बिजनेस इंडिविजुअल्स, इधर भी क्लिक करके आप अपनी रिटर्न ओपन कर सकते हैं। तो जी पहले वाला ऑप्शन ऑप्ट करूंगा, फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न, और ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के नीचे आ रहा है नॉर्मल रिटर्न, तो इधर क्लिक करूंगा जी। अच्छा जी, जैसे ही मैंने नॉर्मल रिटर्न पे क्लिक किया तो मेरे पास ये ऑप्शन ओपन हो गया जी, नॉर्मल रिटर्न इंडिविजुअल एओपी कंपनी। जो पर्सन होगा जिसके क्रेडेंशियल्स देके हमने लॉगिन किया उसका सीएनआईसी नंबर आ जाएगा। टैक्स पीरियड सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उठा लिया जी 2025, और टैक्स पीरियड हमारा यूजली स्टार्ट होता है 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। 99% केसेस में जो आपका टैक्स ईयर होता है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और एंड होता है 30 जून को। अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन साइन अप करता है आईरिस पे, अपना एनटीएन बनाता है, तो उसका जो टैक्स पीरियड है वो ऑटोमेटिकली जुलाई से जून एंड होगा। ये जो नीचे हमारे पास टैक्स पीरियड आ रहा है 1 जुलाई 2024 से लेकर 30 जून 2025, इस पे क्लिक करेंगे। अच्छा जी, ये मेरा टैक्स पीरियड सेलेक्ट हो गया। उसके बाद सिंपली मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा जी। तो कंटिन्यू पे क्लिक करता हूं। तो ये जी मेरे पास इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म ओपन हो गया, आईरिस 2.0 इनकम टैक्स रिटर्न टैक्स ईयर 2025। तो जी ये साइड पे जितने भी आपके पास टैब्स आ रहे हैं ये आपने फुलफिल करने हैं। सबसे पहले हम खड़े हैं जी स्टार्ट पे, ये देखें स्टार्ट पे हम खड़े हैं और स्टार्ट के साथ ये जो है राउंड सर्कल आ रहा है। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे ये सारे जो है व्हाइट होते जाएंगे। अच्छा जी, वो कह रहा है स्टार्ट फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न, द टैक्स ईयर 2025 साइकिल रन्स फ्रॉम 1 जुलाई 2024 टू 30 जून 2025। द डेडलाइन फॉर फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न इज 30 सितंबर 2025। अच्छा जी, आगे वो हमें बता रहा है कि जो टैक्स ईयर 2025 की रिटर्न है उसका टैक्स पीरियड स्टार्ट होता है 1 जुलाई 2024 से और एंड होगा 30 जून 2025 पे, और इसकी जो डेडलाइन है वो 30 सितंबर 2025 आ रही है। वर यू प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर 183 डेज और मोर ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2025
फ्रॉम 1 जुलाई 2024 टू 30 जून 2025 क्या आप पाकिस्तान में 183 डेज या इससे ज्यादा मौजूद थे या नहीं? अगर आप 183 डेज या मोर पाकिस्तान में मौजूद थे तो इसका मतलब यह है कि आप रेजिडेंट हैं। अगर आप रेजिडेंट हैं तो आप फिर रेजिडेंट वाली रिटर्न फाइल करेंगे। तो अगर तो आप पाकिस्तान में मौजूद थे तो आप क्लिक करेंगे यस पे। अब 183 डेज का मतलब क्या है? तो जनाब जो बंदा पाकिस्तान में 183 दिन या इससे ज्यादा रहा हो वो रेजिडेंट कंसीडर होगा। वो रेजिडेंट कंसीडर होगा, उसने अपनी पाकिस्तानी सोर्स पे भी टैक्स देना और फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम पे भी टैक्स देना है। और अगर कोई बंदा 183 दिन या इससे ज्यादा पाकिस्तान से बाहर है तो वो नॉन रेजिडेंट कंसीडर होगा। उस बंदे ने सिर्फ अपनी लोकल इनकम जो पाकिस्तान में इनकम उसने अर्न किया उस पर टैक्स देना, फॉरेन सोर्स इनकम पे टैक्स नहीं देना। तो जनाब हम इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट कर रहे हैं ऐसे पर्सन की जो नॉन रेजिडेंट था, जो पाकिस्तान में 183 दिन से कम रहा है पूरे साल में, और साल आपका कंसीडर होगा 1 जुलाई 2024 से लेके 30 जून 2025। तो इस साल के दौरान ये पर्सन 183 दिन से कम पाकिस्तान में रहा है जी। तो जी हम क्या सेलेक्ट करेंगे? हम सेलेक्ट करेंगे नो, क्योंकि ये जो पर्सन था ये पाकिस्तान में 183 दिन से कम रिजाइड किए। अच्छा जी, जैसे ही मैं नो पे क्लिक करूंगा मेरे पास ये जो कैपिटल एसेट्स है ये वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा। तो जनाब कैपिटल एसेट्स आपका डील कर रहा है टैक्स ऑन डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 7E, और 7E का टैक्स लगता है सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल्स पे। जब भी कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल अपनी प्रॉपर्टी सेल करता है तो उसे 7E का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। वो 7E का सर्टिफिकेट फर्निश करेगा ट्रांसफरिंग अथॉरिटी को, तभी उसकी प्रॉपर्टी जो है सेल होगी, अदरवाइज उसकी प्रॉपर्टी की ट्रांसफर जो है नहीं होगी। लेकिन नॉन रेजिडेंट के केस में आप पे 7E की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जैसे ही मैं नो पे क्लिक करूंगा ये जो वेल्थ स्टेटमेंट के नीचे आपका आ रहा है कैपिटल एसेट्स, ये वाली रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी। तो नो पे क्लिक करता हूं जी। तो ये देखें वेल्थ स्टेटमेंट के नीचे जो आपका कैपिटल एसेट्स आ रहा था वो रिक्वायरमेंट आपकी खत्म हो गई। तो जिसके बाद सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, तो कंटिन्यू पे क्लिक करता हूं जी। अच्छा जी, आगे वो कह रहा है योर सोर्सेज ऑफ इनकम। आवर रिकॉर्ड्स इंडिकेट दैट यू हैव रिसीव्ड इनकम ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2025 1 जुलाई 2024 से लेकर 30 जून 2025 फ्रॉम द प्री सिलेक्टेड सोर्सेज बिलो। इफ यू रिसीव्ड फ्रॉम एनी एडिशनल सोर्सेज ड्यूरिंग दिस पीरियड प्लीज सिलेक्ट देम एंड प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप। अच्छा जी, आगे वो कह रहा है कि हमारा रिकॉर्ड इंडिकेट कर रहा है कि आपने ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2025 जो स्टार्ट हो रहा है जी जुलाई में और एंड हो रहा है 30 जून को, उसके दौरान आपने ये जो प्री सिलेक्टेड कॉलम्स हैं इनमें से इनकम अर्न की है। आगे वो कह रहा है कि अगर आपने किसी एडिशनल सोर्स इनकम अर्न किया तो जनाब उसको भी सिलेक्ट करें और नेक्स्ट पे क्लिक करें जी। अच्छा जी, आप देखें इनमें से कोई भी सिलेक्टेड नहीं है, ना ही सैलरी सिलेक्टेड है, ना ही पेंशन है, ना ही रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी और ना ही पेमेंट फॉर सर्विसेज। अगर आपका सैलरी के अगेंस्ट टैक्स कटा होता, आपको पेंशन रिसीव हो रही होती, आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट टैक्स डिडक्ट हुआ होता या आपका पेमेंट फॉर सर्विसेज के अगेंस्ट टैक्स डिडक्ट हुआ होता, तो ये ऑप्शन उसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर देने थे। आप सपोज कर लें अगर आपका सैलरी के अगेंस्ट टैक्स डिडक्ट हुआ होता तो ये जो आपका सैलरी वाला टैब है ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता। मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। ये आपका जो सैलरी वाला टैब है ये हाईलाइटेड होता है और इसके साथ ये टिक का मार्क आ रहा होता, लेकिन क्योंकि हमारे केस में सैलरी पे भी टैक्स डिडक्ट नहीं था हुआ इस वजह से ये मार्क नहीं है। तो इसको अनचेक कर देता हूँ जी। तो क्योंकि जिस पर्सन की हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं ये नॉन रेजिडेंट है, ये पाकिस्तान से बाहर रिजाइड कर रहा है, तो इस पर्सन की ना सैलरी इनकम है, ना पेंशन है, ना रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी है, ना ही पेमेंट फॉर सर्विसेज है। उसके बाद आ रहा है जी अदर, प्रॉफिट ऑन बैंक अकाउंट, और उसके बाद आ रहा है जी डिविडेंड्स। और ये जो आपका सोर्सेज ऑफ इनकम है ये सिस्टम ऑटोमेटिकली उठाएगा। अब ये देखें जी, ये मेरा आ रहा है प्रॉफिट ऑन बैंक अकाउंट। अगर इधर मैं कहीं भी क्लिक करूंगा तो ये मेरा डीसेलेक्ट नहीं होगा। तो ये जो मेरा प्रॉफिट ऑन बैंक अकाउंट है इसकी डिटेल सिस्टम ने एफबीआर के रिकॉर्ड से उठाई हुई है। इस नॉन रेजिडेंट पर्सन का पाकिस्तान में सेविंग अकाउंट था और उस सेविंग अकाउंट में जो पैसे पड़े हुए थे उस पे इस नॉन रेजिडेंट पर्सन को प्रॉफिट मिलता था। तो इस बेस पे एफबीआर के पास रिकॉर्ड आ गया कि ये जो पर्सन है इसका प्रॉफिट ऑन बैंक अकाउंट लग रहा है जी। कोई डिविडेंड इनकम नहीं थी जी। फर्दर नीचे चलूंगा। डिड यू रिसीव इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज ड्यूरिंग द टैक्स ईयर इन एडिशन टू द इनकम ऑप्शन सिलेक्टेड अबव। अच्छा जी, आगे वो बता रहा है कि आपने किसी और सोर्स से भी इनकम अर्न की है अदर देन दैट आपने ऊपर जो सेलेक्ट की है। एग्रीकल्चर इनकम है, फॉरेन इनकम है, कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, व्हाटसोएवर। तो क्या आपने इन सोर्सेज से भी इनकम अर्न की है कि नहीं? तो अगर आप यस पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो ये दोबारा आपको ऑप्शन देगा कि आपको एप्रोप्रिएट फॉर्म पे जो है हम रीडायरेक्ट कर देते हैं। तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं जी। ये देखें, यू आर बीइंग रीडायरेक्टेड। दिस वर्जन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न filing services intended for taxpayers who received income from salary, pension, rent from property, payment for services, profit on bank account or dividends during the tax year 2025। अच्छा जी, वो बता रहा है कि ये जो फॉर्म है, ये जो रिटर्न का वर्जन है, ये सिर्फ सैलरी, पेंशन, रेंटल इनकम, फिर इनकम फ्रॉम सर्विसेज को भी वो रीडायरेक्ट कर रहा है, प्रॉफिट फ्रॉम बैंक अकाउंट और डिविडेंड्स के लिए। तो अगर आपकी कोई और सोर्स ऑफ इनकम भी है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो कैपिटल गेन है, चाहे फॉरेन सोर्स है,
एग्रीकल्चर इनकम है तो आपको जनाब रीडायरेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसे कैंसिल करता हूं, हमारे केस में नहीं है जी, मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए ओपन किया था। तो जनाब हमारे केस में सिर्फ प्रॉफिट ऑन बैंक अकाउंट है, तो सिंपली कैंसिल पे क्लिक करूंगा। तो जनाब हमारी कोई भी एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी अदर देन दोज मेंशन्ड अबव, तो नो पे क्लिक करूंगा। इसके बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा जी। तो नेक्स्ट पे चलता हूं जी। योर प्रॉफिट ऑन बैंक अकाउंट, वी हैव प्रीफिल्ड डिटेल्स ऑफ योर बैंक अकाउंट ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2025 1 जुलाई 2024 टू 30 जून 2025। अच्छा जी, आगे वो कह रहा है कि हमने जो आपका बैंक अकाउंट है उस पर जो आपका प्रॉफिट लगा है उसकी डिटेल हमने फ्री फिल्ड कर ली है 1 जुलाई 2024 से लेके 30 जून 2025 तक। अदर सोर्सेज डिटेल, आपका जो प्रॉफिट ऑन बैंक अकाउंट है ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाता है जी। प्रॉफिट ऑन बैंक अकाउंट आ गया जी 1,07,878। डू यू वांट टू एडिट प्रीफिल्ड इनकम डिटेल्स ऑन दिस पेज। अच्छा जी, आगे वो बता रहा है कि आप ये जो प्रीफिल्ड डिटेल है इसको चेंज करना चाह रहे हैं कि नहीं। अगर तो आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे तो जनाब ये आपको फिर दोबारा कहेगा कि आप जो है इनकम टैक्स रिटर्न की वर्जन चेंज कर लें। तो मैं यस पे क्लिक करता हूं, दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। ये देखें जी, यू आर बीइंग रीडायरेक्टेड, दिस वर्जन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग सर्विस इज इंटेंडेड फॉर टैक्स पेयर्स विद प्रीफिल्ड इनकम डिटेल्स कवरिंग प्रॉफिट ऑन बैंक अकाउंट एंड आर डिविडेंड्स फॉर टैक्स ईयर 2025। अच्छा जी, आगे वो बता रहा है कि ये वर्जन जो इनकम टैक्स रिटर्न का है ये ऐसे टैक्स पेयर्स के लिए जिनकी प्रॉफिट ऑन डेट और डिविडेंड की इनकम ऑटोमेटिकली सिस्टम ने प्री फिल्ड कर ली है। अगर आप इसमें कोई चेंज करना चाह रहे हैं तो जनाब आपको अदर वर्जन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न पे रीडायरेक्ट करना पड़ेगा। तो रीडायरेक्ट करने के लिए सिंपली आप एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे एंड सब्सिक्वेंटली जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपका जो फॉर्म है वो चेंज हो जाएगा। तो जब एक दफा आपका फॉर्म चेंज हो गया तो सब्सिक्वेंटली आप जो अपना फॉर्म है उसको चेंज नहीं कर सकेंगे। तो जनाब हमने रीडायरेक्ट नहीं होना तो कैंसिल पे क्लिक करूंगा। तो जी, डू यू वांट टू एडिट प्रीफिल्ड इनकम डिटेल्स ऑन दिस पेज, तो नो पे क्लिक करूंगा। अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं जी। योर विथहोल्डिंग टैक्सेस, वी हैव प्रीफिल्ड डिटेल्स ऑफ योर टैक्सेस विदहेल्ड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2025 1 जुलाई 2024 टू 30 जून 2025। आगे बता रहा है कि जो आपके टैक्सेस विदहेल्ड हुए हैं ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2025 हमने उनकी डिटेल ऑटो प्रीफिल्ड कर ली है। एडजस्टेबल टैक्स, टैक्स डिडक्टेड ऑन सैलरी, कोई सैलरी नहीं थी। कैश विड्रॉल पे कोई टैक्स नहीं डिडक्ट हुआ। टैक्स डिडक्टेड ऑन क्रेडिट स्लैश डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शंस, हमारी क्रेडिट स्लैश डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शंस पे कोई टैक्स नहीं विदहेल्ड हुआ जी। टैक्स डिडक्टेड ऑन फोन स्लैश इंटरनेट बिल, तो हमारे इंटरनेट या फोन बिल पे कोई टैक्स विदहेल्ड नहीं हुआ जी। टोटल एडजस्टेबल टैक्स 0। एडजस्टेबल टैक्सेस से मुराद ऐसे टैक्सेस हैं जिनका आप रिफंड ले सकते हैं जी। तो हमारे केस में कोई एडजस्टेबल टैक्सेस नहीं आ रहे। फर्दर नीचे चलूंगा जी। फाइनल टैक्स, टैक्स डिडक्टेड ऑन प्रॉफिट ऑन बैंक अकाउंट 16,182। तो बैंक ने जो हमें प्रॉफिट दिया 1,10,000 उसके अगेंस्ट 15% जो है बैंक ने एफबीआर को डिपॉजिट करवा दिया, तो ये अमाउंट बन रही है उसकी जी 16,182 रुपए। टैक्स डिडक्टेड ऑन डिविडेंड्स कोई नहीं आ रहा जी। टैक्स डिडक्टेड ऑन ट्रांसपोर्ट मोनेटाइजेशन कोई नहीं आ रही जी। टैक्स डिडक्टेड ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल कोई नहीं आ रहा। टोटल फाइनल टैक्स 16,182 और इतना ही मेरा डिडक्ट हो गया था जी प्रॉफिट ऑन बैंक अकाउंट पे। फर्दर नीचे चलूंगा जी। टोटल विद होल्डिंग टैक्सेस, टोटल एडजस्टेबल टैक्स 0 आ रहा है जी मेरा, और टोटल फाइनल टैक्स मेरा आ रहा है जी 16,182। टोटल विद होल्डिंग टैक्सेस ए प्लस बी, एडजस्टेबल प्लस फाइनल को ऐड करके मेरे जो टोटल विद होल्डिंग हो रही है वो हो रही है जी 16,182। अच्छा जी, आगे वो कह रहा है डू यू वांट टू रिपोर्ट एनी विद होल्डिंग टैक्सेस अदर देन दोज मेंशन्ड अबव आर मॉडिफाई द वन ऑलरेडी लिस्टेड अबव। तो अगर तो आप अबव मेंशन्ड जो टैक्स विदहेल्ड है उसकी डिटेल को मॉडिफाई करना चाह रहे हैं या आपने एडिशनल जो टैक्सेस हैं वो रिपोर्ट करने हैं तो सिंपली आप यस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे एंड सब्सिक्वेंटली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ये आपको वर्जन रीडायरेक्ट करने का कहेगा। मैं आपको दिखा भी देता हूं जी। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं तो अगेन वो बता रहा है जी यू आर बीइंग रीडायरेक्टेड। अगर तो आपने वर्जन चेंज करनी है तो 100 बिस्मिल्लाह, आप एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करें और जो लेंथी फॉर्म है आप उस पर चले जाएंगे। लेकिन क्योंकि आप नॉन रेजिडेंट है और आपकी पाकिस्तान में सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप यही फॉर्म यूटिलाइज करें। तो जनाब कैंसिल पे क्लिक करूंगा तो जी नो पे क्लिक करूंगा। हमने कोई भी मॉडिफिकेशन रिपोर्ट नहीं करनी और ना ही हमने कोई एडिशनल टैक्सेज है वो रिपोर्ट करने हैं। तो नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा जी। टैक्स रिलीफ रिडक्शंस एंड क्रेडिट्स, योर रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चंस बिलो विल हेल्प अस डिटरमिन वेदर आर नॉट यू क्वालिफाइड फॉर टैक्स रिलीफ इन द फॉर्म ऑफ डिडक्टेबल अलाउंसेस, टैक्स रिडक्शंस एंड टैक्स क्रेडिट्स व्हिच रिड्यूस योर टैक्सेबल इनकम एंड आर टैक्स लायबिलिटी फॉर टैक्स ईयर 2025। अच्छा जी, वो बता रहा है कि नीचे जो बिलो मेंशन्ड रिलीफ हैं, रिडक्शंस हैं या टैक्स क्रेडिट्स हैं उनको आपने सेलेक्ट करना है अगर वो आप पे एप्लीकेबल है कि नहीं। अगर आप उनको सेलेक्ट करेंगे तभी आपकी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस होगी या आपकी इनकम रिड्यूस होगी। तो फर्दर नीचे चलता हूं जी। अच्छा जी, आगे बता रहा है वर यू आर फुल टाइम
रिसर्चर आर टीचर इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2025। अच्छा जी, आगे वो बता रहा है कि क्या आप फुल टाइम टीचर हैं या रिसर्चर हैं इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो जनाब हम पाकिस्तान में प्रेजेंट ही नहीं थे। फुल टाइम टीचर्स एंड रिसर्चर्स का ये क्राइटेरिया है कि अगर आप पाकिस्तान में प्रेजेंट हैं, पाकिस्तान में जॉब कर रहे हैं और आप जॉब कर रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एज ए टीचर, एज ए रिसर्चर, तो उस केस में जो है आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो 25% से रिड्यूस हो जाती है। डिड यू पे ट्यूशन फी फॉर योर चिल्ड्रंस एजुकेशन ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2025? आपने जो अपने बच्चों की फीस पे की होती है उसके अगेंस्ट भी आपको टैक्स रिडक्शन मिल जाती है, लेकिन उसके लिए लाजमी है कि आपकी पाकिस्तान में कोई सोर्स ऑफ इनकम हो और ऐसी सोर्स ऑफ इनकम हो जो नॉर्मल टैक्स में फॉल कर रही हो। आपका जो प्रॉफिट फ्रॉम बैंक अकाउंट है, आपके जो डिविडेंड्स हैं, इन पे जो टैक्स डिडक्ट हो जाता है ये आपका फुल एंड फाइनल है। तो इस केस में आपको ट्यूशन फी वाली रिडक्शन नहीं मिलेगी जी। फर्दर नीचे चलता हूं जी। डिड योर बैंक डिडक्ट ज़कात फ्रॉम योर बैंक अकाउंट और डिड यू मेक एनी ज़कात पेमेंट्स टू आर रिकॉग्नाइज्ड ज़कात कलेक्शन अथॉरिटी ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2025? क्या आपके बैंक अकाउंट ने आपकी ज़कात डिडक्ट की है या आपने किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन को ज़कात पे की है, जैसे शौकत खानम है, ईदी है? अगर तो आपका बैंक में सेविंग अकाउंट है तो बैंक आपकी ज़कात काट रहा होगा, प्रोवाइडेड दैट कि आपने ज़कात की एग्जम्पशन की अंडरटेकिंग दी हो बैंक को। दूसरा ये है कि अगर आपने किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन को ज़कात दी है तो उसकी डिटेल आप इधर मेंशन कर देंगे। आप सपोज कर लें कि आपने शौकत खानम को कोई ज़कात दी है तो आप यस पे क्लिक करेंगे एंड सब्सिक्वेंटली जो आपने ज़कात पे की है उसकी आप अमाउंट ऐड कर देंगे। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि आपका जो प्रॉफिट ऑन डेट है और जो आपका डिविडेंड है इस पे जो टैक्स डिडक्ट हो जाता है वो फुल एंड फाइनल है, तो इस टैक्स क्रेडिट का आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपने इसको कर देना जी नो। डू यू वांट टू क्लेम टैक्स रिलीफ फॉर एनी एरिया अदर देन दोज मेंशन्ड अबव? अच्छा जी, आगे वो कह रहा है कि अबव मेंशन्ड टैक्स क्रेडिट रिलीफ और रिडक्शंस के अलावा भी आप कोई टैक्स रिलीफ क्लेम करना चाह रहे हैं, तो अगर तो आप क्लेम करना चाह रहे हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे एंड सब्सिक्वेंटली नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यस पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वो आपको कह देगा कि जो आपकी रिटर्न की वर्जन है काइंडली इसको रीडायरेक्ट करें। तो जनाब हमने जो वर्जन है इसको रीडायरेक्ट नहीं करना, तो जी नो पे क्लिक करूंगा। इसके बाद दोबारा नेक्स्ट पे चलूंगा जी, तो नेक्स्ट पे चलता हूं। तो ये देखें, सेलेक्ट इन्वेस्टमेंट्स रिप्रेजेंटिंग बैंक अकाउंट्स, प्लीज सेलेक्ट एनी इन्वेस्टमेंट आइटम्स बिलो डेट रिप्रेजेंट बैंक अकाउंट्स यू पोजेस ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2025 1 जुलाई 2024 टू 30 जून 2025। दिस इंफॉर्मेशन विल बी यूज्ड टू वेरीफाई योर बैंक अकाउंट डिटेल्स। अच्छा जी, अगर आपने पिछले साल में कोई बैंक अकाउंट ऐड किया होगा अपनी इन्वेस्टमेंट में, अगर आप पुरानी रिटर्न देखें ना तो उधर इन्वेस्टमेंट का टैब आ रहा होता है। मैं आपको दिखा भी देता हूं जी। तो जी ये मेरे पास एक वेल स्टेटमेंट है जो पुराने फॉर्म पे है। अगर हम स्विच करें ना तो ये पुराने वाला फॉर्म का फॉर्मेट ये है। अच्छा, इसमें ये आ रहा है इन्वेस्टमेंट नॉन बिजनेस अकाउंट स्लैश एनविटी स्लैश बॉन्ड स्लैश सर्टिफिकेट स्लैश डिबेंचर डिपॉजिट फंड इंस्ट्रूमेंट पॉलिसी शेयर स्टॉक यूनिट एसेट्रा। तो ये देखें, इसमें हमने डिटेल ऐड की है, अकाउंट नंबर ऐड किया हुआ है, अकाउंट की टाइप ऐड की है पीएलएस अकाउंट। तो ये देखें जी, मेरा बैंक अकाउंट एडिट था, मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस था, जो मेरा सेविंग अकाउंट था वो मैंने मेंशन किया हुआ था इन्वेस्टमेंट में। तो इस वजह से वो नए फॉर्म में भी मेरे से बैंक अकाउंट के पर्टिकुलर्स मांग रहे हैं। तो वापस चलता हूँ जी अपने फॉर्म पे। तो ये देखें, ये जो बॉक्स बना हुआ है इस पर टिक करूंगा, इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। री इंटर बैंक अकाउंट डिटेल्स, वी हैव डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ योर बैंक अकाउंट्स प्रीवियसली एडेड टू योर पर्सनल एसेट्स इन लास्ट ईयर्स इनकम टैक्स रिटर्न बिलो। प्लीज री इंटर योर बैंक अकाउंट डिटेल्स फॉर वेरिफिकेशन पर्पजेज अलॉन्ग विद द क्लोजिंग बैलेंसेस एज ऑफ 30 जून 2025। तो जी वो हमें बता रहा है कि उसने हमें इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले की है जो लास्ट ईयर हमने इन्वेस्टमेंट में ऐड की थी, लेकिन कोई डिस्प्ले नहीं था। अगर मैं आपको वापस भी लेके चलूँ, बैक पे क्लिक करता हूँ जी, तो ये देखें कोई डिस्प्ले नहीं आ रहा। तो ये शायद आईआरएस का ही एरर है कि इधर इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। हालांकि मैंने आपको दिखाया कि पुरानी रिटर्न में मैंने इन्वेस्टमेंट टैब में सारी इन्फॉर्मेशन ऐड की है। तो जी नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। तो ये जैसे उसने बताया कि उसने हमें प्रायर ईयर की इन्फॉर्मेशन दिखा दी है, तो काइंडली इसको री इंटर करें। योर बैंक अकाउंट डिटेल्स फ्रॉम लास्ट ईयर्स इनकम टैक्स रिटर्न, तो कोई नहीं आ रही है, देखें ये खाली ब्लैंक बॉक्स ही आ रहा है जी। फर्दर नीचे चलता हूँ। री एंटर योर बैंक अकाउंट डिटेल्स, प्लीज एंटर दी 24 डिजिट आईबैन फॉर योर बैंक अकाउंट एंड प्रोवाइड दी क्लोजिंग बैलेंस एज ऑफ 30 जून 2025। तो आपने आईबैन लिख लेना है। आप अपनी बैंक स्टेटमेंट देखेंगे तो उस पर आईबैन आ रहा होता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ जी। ये देखें जी, बैंक अल्फला की मेरे पास बैंक स्टेटमेंट है, इसमें अकाउंट नंबर भी दिया हुआ है और इसमें आईबैन भी दिया हुआ है। तो इस आईबैन को उधर पेश कर दूंगा जी अपने पोर्टल पे। तो आईआरएस पे चलता हूँ जी। तो ये जो आईबैन के नीचे ये बॉक्स बना हुआ है एंटर आईबैन, इधर आईबैन ऐड कर लेंगे जी। अच्छा जी, अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस एज ऑफ 30 जून 2025, ये आपका पिछले साल का बैलेंस आ रहा होगा, ये आपको चेंज नहीं करने देगा जब तक आप अपना आईबैन अपडेट कर लें। तो ये मेरा आईबैन आ गया। इसके बाद सिंपली मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। तो ये देखें जी, बैंक अकाउंट वेरीफाइड,
योर बैंक अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। बैंक का नेम आ जाएगा, अकाउंट टाइटल आ जाएगा और आई बैन आ जाएगा। तो ये देखिए बैंक भी उसने ऑटोमेटिकली उठा लिया और अकाउंट टाइटल भी ऑटोमेटिकली उठा लिया। इसके बाद सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। अच्छा जी, अगर आपने पिछले साल प्रॉपर्टीज डिक्लेयर की हुई हैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न में, तो आपकी प्रॉपर्टीज इधर आना शुरू हो जाएंगी। ये देखें जी, योर एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी डिटेल्स, वी हैव डिस्प्लेड योर एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी डिटेल्स बिलो। इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल आस्क यू टू री एंटर दीज डिटेल्स। अगर आपकी प्रॉपर्टीज ऑलरेडी आ रही हैं, आपका बैंक ऑलरेडी आ रहा था इन्वेस्टमेंट में, तो उसने हमसे आई बैन मांग लिया। एज इट इज अगर आपकी प्रॉपर्टीज पिछले साल आपने इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर की हुई अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में, तो वो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज की डिटेल को री एंटर करने का कहेगा। अगर आपने पिछले साल प्रॉपर्टीज ऐड नहीं की हुई, तो वो इन डिटेल्स को री एंटर करने का नहीं कहेगा। मैं आपको दिखा भी दूंगा ऐसे पर्सन की रिटर्न जो हम फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हैं। अच्छा जी, ये मेरी दो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज आ रही हैं, एक मेरी रेजिडेंशियल है और दूसरी मेरी आ रही है जी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी। नीचे चलता हूं जी, एक बैक का ऑप्शन आ रहा है, एक नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है। जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो वो मुझे दोनों प्रॉपर्टीज की जो डिटेल है वो री एंटर करने को कहेगा। तो नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा जी, ऊपर चलता हूं जी। ये देखें, री एंटर प्रॉपर्टी डिटेल्स 1 by 2। पहली जो प्रॉपर्टी थी उसकी डिटेल उसने मांग ली। ये देखें, पहली मेरी प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल थी तो उसकी डिटेल उसने मांग ली। वी हैव डिस्प्लेड योर प्रीवियसली एडिड प्रॉपर्टीज डिटेल बिलो, प्लीज री एंटर प्रॉपर्टी डिटेल्स सो दैट आवर रिकॉर्ड रिफ्लेक्ट अपडेटेड एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो वो कह रहा है कि जो आपने प्रीवियसली प्रॉपर्टीज ऐड की थी प्रॉपर्टी में वाइल सबमिटिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर टैक्स ईयर 2024, उनकी डिटेल्स बिलो है और काइंडली इनको री एंटर करें। तो नीचे चलता हूं जी, ये साइड पे आपके पास स्क्रॉल बार बनी हुई है, इसको पकड़ के भी आप नीचे जा सकते हैं, आप वैसे भी स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। तो स्क्रॉल डाउन कर लेता हूं जी। अब सबसे पहले वो कह रहा है री एंटर योर प्रॉपर्टी डिटेल्स, प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन। इधर आपने प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन देनी है कि जो आपकी प्रॉपर्टी है वो क्या चीज है, वो हाउस है, वो प्लॉट है, वो फ्लैट है। तो जनाब डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करूंगा और हमारे केस में है जी ये प्लॉट, तो इधर प्लॉट लिख दूंगा। आगे वो कह रहा है प्रॉपर्टी टाइप, नीचे आ रहा है जी सिलेक्ट प्रॉपर्टी टाइप और साथ में ड्रॉप डाउन गिवन है। वो आपसे पूछ रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी की टाइप कौन सी है, रेजिडेंशियल है, इंडस्ट्रियल है, कमर्शियल है, एजुकेशनल है, व्हाट्सएवर। तो जनाब ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा, तो क्योंकि ये मेरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, क्योंकि प्लॉट है तो प्लॉट ऑब्वियसली रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होगा, तो इधर से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो है उसको सिलेक्ट कर लूंगा। मेजरमेंट यूनिट, ये ऊपर भी आपकी जो प्रॉपर्टी डिटेल्स आ रही होंगी पिछले साल की, इधर भी आपका मेजरमेंट यूनिट और एरिया दिया होगा। तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा और जो मेरा मेजरमेंट यूनिट होगा इधर से सिलेक्ट कर लूंगा। अच्छा जी, हमारे केस में स्क्वायर यार्ड्स है तो स्क्वायर यार्ड सेलेक्ट कर लूंगा। आगे वो कह रहा है स्क्वायर यार्ड, एंटर स्क्वायर यार्ड्स। जितने स्क्वायर यार्ड की आपने लास्ट टाइम में प्रॉपर्टी ऐड की थी वो आपने इधर ऐड कर देना है। तो जनाब ये मेरा पर्टिकुलर जो प्लॉट था ये 200 स्क्वायर यार्ड का था, तो 200 स्क्वायर यार्ड मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद वो कह रहा है डिक्लेयर कॉस्ट और नीचे बॉक्स में कह रहा है एंटर अमाउंट। ये जो आपका प्लॉट था इसकी वैल्यू कितनी थी, तो जो मेरी लास्ट इनकम टैक्स रिटर्न थी उसमें मैंने इसकी वैल्यू डिक्लेयर की थी 40 लाख, तो 40 लाख लिख देता हूँ जी। तो ये मेरी एक प्रॉपर्टी की डिटेल जो है वो कंप्लीट हो गई। फर्दर नीचे चलता हूँ, कंट्री हमारी पाकिस्तान ही है, प्रोविंस स्लैश टेरिटरी, जो आपकी प्रॉपर्टी है ये किस प्रोविंस में है, तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा। हमारे केस में पंजाब है तो पंजाब सेलेक्ट कर लूंगा। फर्दर नीचे चलता हूँ जी, डिवीजन, आपकी डिवीजन कौन सी है, मुल्तान है, लाहौर है, व्हाट्सएवर। तो हमारे केस में ये प्रॉपर्टी सिचुएट कर रही है मुल्तान में, तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा और इधर से मुल्तान सेलेक्ट कर लूंगा। अच्छा, डिवीजन सेलेक्ट कर ली, उसके बाद वो कह रहा है सिटी, तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके आप इधर से अपनी सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। एज इट इज सिटी के बाद वो पूछ रहा है एरिया। अब देखें ना, सिटी के अंदर भी डिफरेंट मोहल्ले होते हैं, डिफरेंट टाउन्स होते हैं, तो आप इधर एरिया लिख दें। अब शुजाबाद है, शुजाबाद के अंदर डिफरेंट टाउन्स होंगे तो आप उनका नाम लिख लेंगे और जो आपकी प्रॉपर्टी है उसका कंप्लीट एड्रेस इधर आ जाएगा। प्रॉपर्टी का एड्रेस लिखने के लिए ऊपर भी आप जा सकते हैं, तो ऊपर चलता हूँ। तो ये जो मेरी प्रॉपर्टी डिटेल्स आ रही थी लास्ट ईयर, ये कॉपी कर लूंगा प्रॉपर्टी डिटेल्स में से। इसके बाद फर्दर नीचे चलता हूँ जी और ये जो एड्रेस लाइन है एंटर एड्रेस, इधर इसको पेस्ट कर दूंगा। अच्छा जी, मेरी प्रॉपर्टी की डिटेल्स ऐड हो गई हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अच्छा जी, ऊपर चलता हूँ जी, री एंटर प्रॉपर्टी डिटेल्स 2 by 2, दूसरी प्रॉपर्टी आ गई जी। वी हैव डिस्प्लेड योर प्रीवियसली एडिड प्रॉपर्टी डिटेल्स बिलो, प्लीज री एंटर प्रॉपर्टी डिटेल्स सो दैट आवर रिकॉर्ड रिफ्लेक्ट अपडेटेड एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो जैसे हमने पहली प्रॉपर्टी की डिटेल ऐड की ऐसे ही हम दूसरी प्रॉपर्टी की डिटेल ऐड कर लेंगे। तो ये मेरी प्रॉपर्टी देखें जी, ये एग्रीकल्चर टाइप है, पहली मेरी इंडस्ट्रियल कमर्शियल रेजिडेंशियल थी और ये मेरी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी की डिटेल्स आ जाएगी, 2 कनाल 10 मरला और एरिया आ जाएगा। फर्दर नीचे चलता हूँ जी, री एंटर योर प्रॉपर्टी डिटेल्स, प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन, तो इधर आप लिख दें जी एग्रीकल्चरल लैंड या एग्री लैंड लिख दें। प्रॉपर्टी टाइप, सिलेक्ट प्रॉपर्टी टाइप, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा इधर से और इधर से एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर लूंगा। तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूं और ये देखें जी एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी आ गया। मेजरमेंट यूनिट, तो हम इसको केनाल में करेंगे, तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूं और इधर से केनाल सेलेक्ट कर लूंगा। एंटर केनाल, तो हमारे केस में 2 केनाल है वो हमने सेलेक्ट कर लिया। डिक्लेयर्ड कॉस्ट, कितनी कॉस्ट हमने डिक्लेयर की थी लास्ट अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में,
तो हमने इसकी कॉस्ट डिक्लेयर की थी 4,75,000। फर्दर नीचे चलूंगा जी, कंट्री आ गया परवीन स्लैश टेरिटरी, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा, पंजाब है जी। फर्दर नीचे चलता हूँ, डिवीजन मुल्तान, सिटी हमारी शुजाबाद थी, एरिया आपके टाउन का नेम आ जाएगा जहां पे आपकी लैंड है, तो एरिया लिख लेता हूं जी। और आगे कंप्लीट आपकी एड्रेस लाइन आ जाएगी, तो एड्रेस लाइन लिखने के लिए ऊपर चलता हूं जी, और ये जो आपकी प्रॉपर्टी डिटेल्स के नीचे जो एड्रेस लाइन आ रही है इसको कॉपी कर लूंगा, फर्दर एंड पे चलूंगा जी, और ये एंटर एड्रेस में अपनी एड्रेस लाइन ऐड कर दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, तो ये मुझे वेल स्टेटमेंट पे ले जाएगा जी। ऊपर चलता हूं, देखें जी वेल स्टेटमेंट, योर पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, प्लीज रिव्यू योर पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज बिलो एंड अपडेट देम टू रिफ्लेक्ट देयर स्टेटस ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2025, 1 जुलाई 2024 से लेके 30 जून 2025 तक। ये आपके तमाम एसेट्स इन पाकिस्तान आ रहे हैं। फर्दर नीचे चलता हूं जी, ये आपके टोटल एसेट्स आ रहे हैं और नीचे आपकी तमाम लाइबिलिटीज आ रही हैं, लाइबिलिटीज इन पाकिस्तान, टोटल लाइबिलिटीज, और उसके बाद आ रहे हैं आपके नेट एसेट्स। नेट एसेट्स आपकी बनती है जी एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। 13 मिलियन में से आप 6,537 निकालेंगे तो 13.558, पहले आ रहा है 13.564, और इसमें से 6,000 निकल जाएंगे तो ये बन जाएगा 13.558। अच्छा जी, ऊपर चलता हूँ। अब ये जितने भी एसेट्स आ रहे हैं, कैश इन हैंड है, बैंक अकाउंट्स, मोटर व्हीकल्स, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, प्रीशियस पोजेशन, फर्दर नीचे चलता हूँ, रिसीवेबल्स, एनी अदर एसेट्स, हाउस होल्ड इफेक्ट, आपके पर्सनल आइटम, ये सारी पिछले ईयर से आ रही हैं, पिछले ईयर से कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं, क्योंकि इस टैक्स पेयर ने 2024 की रिटर्न फाइल की हुई है और 2024 वाले ही एसेट्स इधर कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। तो जनाब ऊपर चलता हूँ, सबसे पहले आ रहा है आपके पास कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड आपके पास था जी 2 मिलियन, और ये लास्ट ईयर से ही कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। अब ये देखें, ये बॉक्स बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये आपसे फर्दर डिटेल नहीं मांगेगा। आप सिंगल क्लिक के साथ ये जो अपना कैश इन हैंड है आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद कहीं भी क्लिक करूंगा तो ये मेरा कैश इन हैंड जो है अपडेट हो गया। साथ साथ वो बताएगा भी जी डिक्रीज इन नेट एसेट्स, योर नेट एसेट्स हैव डिक्रीज ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2025 के दौरान जो मेरे नेट एसेट्स हैं वो 6,06,000 से डिक्रीज कर गए क्योंकि मैंने कैश इन हैंड कम कर दिया। फर्दर नीचे चलता हूं जी, अब ये जितने भी अकाउंट हेड्स आ रहे हैं जिनके साथ ये ड्रॉप डाउन बना हुआ है, ये देखें, इसका मतलब ये है कि इधर हमने फर्दर इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आपको पता है कि बैंक अकाउंट्स के केस में आपने आईबैन दिया हुआ है, तो ये आपका 9,08,283 2024 से आ रहा है, क्योंकि सिस्टम ने हमें चेंज नहीं करने दिया जब हमने आईबैन एंटर किया था। तो इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ये जो ड्रॉप डाउन बना हुआ है सिंपली इस पे क्लिक करूंगा, आपका आईबैन आ जाएगा, आपका अकाउंट टाइटल आ जाएगा। अच्छा, इसके साथ ये पेंसिल बनी हुई है, जब हम इस पेंसिल पे क्लिक करेंगे तो ये हमें एडिट करने देगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप इसको डिलीट कर दें तो ये डिलीट का बटन बना हुआ है, जैसे ही आप डिलीट पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, यस करेंगे तो ये रिकॉर्ड परमानेंटली डिलीट हो जाएगा और आपको दोबारा से बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा। तो जनाब पेंसिल पे क्लिक करूंगा, एडिट बैंक अकाउंट डिटेल्स, वही पूछ रहा है जी 24 डिजिट्स का अपना आईबैन ऐड करें और क्लोजिंग बैलेंस प्रोवाइड करें। तो आईबैन हमने प्रोवाइड कर दिया था, क्लोजिंग बैलेंस हमने अपडेट नहीं था किया। तो ये जो अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस के नीचे लाइन आ रही है इधर क्लिक करूंगा और इधर जो अपना अपडेटेड बैलेंस है वो ऐड कर दूंगा। इसके बाद सिंपली आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं जी, तो ये देखें मेरा बैलेंस 9,08,000 से 1,00,000 अपडेट हो गया। मोटर व्हीकल्स ये भी मेरी प्रीवियस ईयर से आ रही है, अगर मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूं, ये देखें गाड़ी का नंबर आ रहा है, कितने सीसी की है और कौन सा मॉडल है। तो मोटर व्हीकल्स की डिटेल को हाइड कर देता हूं। प्रॉपर्टी अभी हमने दोबारा री एंटर किया, तो इसको देखने के लिए ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा। ये देखें 2 प्रॉपर्टीज आ रही है, एक प्लॉट है, एक एग्री लैंड है, और अभी इसकी हमने डिटेल्स ऐड की है सारी। तो जिसको श्रिंक कर लेता हूं जी। इन्वेस्टमेंट्स, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा, कोई हमने इन्वेस्टमेंट ऐड नहीं की हुई, कोई हमने शेयर, सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, डेट्स कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ। प्रीशियस पोजेशन, तो प्रीशियस पोजेशन में आपका ज्वेलरी, गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, इस तरह की चीजें आ रही होती हैं। तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए ज्वेलरी आ रही है गोल्ड 2916, तो ये प्रीवियस ईयर से ऐड किया हुआ है। तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा। रिसीवेबल्स कोई नहीं आ रहे, एनी अदर एसेट्स आ रहे हैं, तो देख लेते हैं जी इसकी डिटेल। तो इसकी डिटेल जो है हिडन है, इसकी डिटेल देखने के लिए आपको पिछले साल की रिटर्न देखनी पड़ेगी। इक्विपमेंट नॉन बिजनेस कोई नहीं आ रहा जी। इक्विपमेंट नॉन बिजनेस से मुराद ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो आप बिजनेस में यूज नहीं कर रहे, जैसे घर में आपने ग्रास कटर मशीन रखी हुई है, वो स्पेसिफिकली आपने घास काटने के लिए रखी हुई है, या स्विमिंग पूल है आपका, आपने उसको क्लीनिंग के लिए टूल्स रखे हुए हैं, कोई मोटर वगैरह लगाई हुई है व्हाट्सएवर, तो इस तरह के टूल्स आ जाएंगे। एनिमल नॉन बिजनेस, आपने दूध वगैरह के लिए कोई गाय भैंसें रखी हुई हैं, आपने कोई एक्सपेंसिव डॉग रखा हुआ है, आपने कोई कैट रखी हुई है, तो इसकी वैल्यू जो है आप इस कॉलम में ऐड कर देंगे। हाउस होल्ड इफेक्ट, हाउस होल्ड इफेक्ट में आपका फर्नीचर आ जाएगा, आपके किचन की आइटम्स आ जाएंगी। पर्सनल आइटम्स में आपका लैपटॉप,
आपका मोबाइल, आपके एयरबड्स, व्हाट्सएवर, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं वो आ जाएंगे जी। अच्छा जी, ये जो टैब्स हैं जिनके साथ ये ड्रॉप डाउन नहीं बना हुआ, इधर आप फर्दर डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। आप सपोज करें कि हाउस होल्ड इफेक्ट 5 लाख है, मैं इसको 6 लाख कर देता हूँ, कहीं भी क्लिक करूंगा तो ये देखें इसकी वैल्यू चेंज हो गई है। पर्सनल आइटम्स, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, अमाउंट ऐड करूंगा और कहीं भी क्लिक करूंगा तो ये देखें 7.5 लाख हो गया और नीचे भी मेरी अमाउंट जो है चेंज हो गई। अच्छा जी, अब जिन आइटम्स के साथ ये ड्रॉप डाउन बना हुआ है, इनको ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जनाब ऊपर चलूंगा। अच्छा जी, ऊपर बता रहा है मेरे डिक्रीज इन नेट एसेट्स, योर नेट एसेट्स हैव डिक्रीज्ड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2025, 1 मिलियन के मेरे नेट एसेट्स कम हो गए क्योंकि बैंक अकाउंट का बैलेंस मैंने तकरीबन 7 लाख से कम कर दिया है, कैश इन हैंड कम कर दिए। अच्छा जी, अब जिन आइटम्स के साथ ड्रॉप डाउन बना हुआ है ये देखें, इनको ऐड करने के लिए आपको ऐड आइटम्स पे जाना पड़ेगा। ये जो ऊपर आ रहा है ना आपके पास ऐड आइटम्स, अब जैसे कैश इन हैंड है, अब इधर सिर्फ फिगर लिखनी है आपने, चाहे 1 करोड़ चला जाए। लेकिन बैंक अकाउंट्स हैं तो बैंक अकाउंट्स को बारी बारी ऐड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा ऐड आइटम्स में। अब देखिए इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट में कुछ नहीं आ रहा, अगर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूं मैं तो ये देखिए खाली है। अगर मैंने इन्वेस्टमेंट्स के नीचे कुछ ऐड करना है तो मुझे ऐड आइटम्स पे जाना पड़ेगा। अब बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में मेरा एक बैंक अकाउंट है, अगर मैंने 2-3 बैंक अकाउंट ऐड करनी है तो मुझे ऐड आइटम पे जाना पड़ेगा। गाड़ी है जी, मेरी एक गाड़ी ऐड है और एक बाइक एडिड है, अगर मुझे मल्टीपल गाड़ियां और बाइक्स ऐड करनी है तो दोबारा मुझे ऐड आइटम पे जाना पड़ेगा। एज इट इज प्रॉपर्टी के केस में है, प्रीशियस पोजेशन के केस में है, एनी अदर एसेट्स के केस में है। तो जी एक बैंक अकाउंट और ऐड कर लेते हैं। बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए प्लस ऐड आइटम पे क्लिक करूंगा। अच्छा जी, आगे वो कह रहा है चूज एसेट कैटेगरी, बैंक अकाउंट, मोटर व्हीकल, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, प्रीशियस पोजेशन, रिसीवेबल, एनी अदर एसेट। तो जिन जिन एसेट्स के साथ ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आ रहा था, जैसे ये देखें बैंक के साथ ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आ रहा है, तो उस कैटेगरी में फर्दर एसेट्स ऐड करने के लिए हमें ऐड आइटम पे क्लिक करना पड़ेगा। अब सपोज कर लें कि मैंने नया बैंक अकाउंट ऐड करना है, तो ये बैंक अकाउंट के साथ ये जो राउंड सर्कल बना हुआ है इस पर क्लिक करूंगा। जैसे मैंने राउंड सर्कल पे क्लिक किया, मेरे पास नेक्स्ट का ऑप्शन जो है अवेलेबल हो गया, तो नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। आगे वो कह रहा है जी एंटर बैंक अकाउंट डिटेल्स, प्लीज एंटर दी 24 कैरेक्टर आईबैन फॉर योर बैंक अकाउंट एंड प्रोवाइड द क्लोजिंग बैलेंस एज ऑफ 30 जून 2025। तो मेरे से आईबैन मांग रहा है 24 डिजिट्स का और मेरे से क्लोजिंग बैलेंस मांग रहा है, तो जनाब आईबैन ऐड कर दूंगा। अच्छा जी, मैंने आईबैन ऐड कर दिया, उसके बाद वो कह रहा है अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस, जो आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा 30 जून 2025 का, वो बैलेंस ऐड कर दूंगा। इसके बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। बैंक अकाउंट वेरीफाइड, योर बैंक अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, बैंक का नेम आ जाएगा, अकाउंट टाइटल, तो अकाउंट टाइटल से भी आपको पता लग जाएगा जी कि ये आपका ही बैंक अकाउंट है, और नीचे आईबैन आ जाएगा जो आपने आईबैन लिखा हुआ है। इसके बाद सिंपली आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये देखें जी, पहले मेरा बैलेंस 1 लाख था, अब मेरा बैलेंस हो चुका है 4,54,076 रुपये, यानी कि मेरा एक नया बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है। अगर मैं इसे क्लोज करूं, इसके बाद मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा जी, ये बैंक अकाउंट्स के साथ जो ड्रॉप डाउन बना हुआ है, तो ये देखें एक बैंक में मेरा बैलेंस था 1 लाख और दूसरे बैंक में मेरा बैलेंस आ रहा था 3,54,076 रुपये, और टोटल मेरा बैलेंस हो गया 4,54,076 रुपये। तो इसे मिनिमाइज कर देता हूं जी। ऐसे ही जी मोटर व्हीकल्स, मोटर व्हीकल ऐड कर लेता हूं। मोटर व्हीकल में आपकी गाड़ी आ जाएगी, आपकी बाइक आ जाएगी, आपकी वैन आ जाएगी, तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूं जी। अब ये मेरे पास 2 मोटर व्हीकल्स आ रही हैं, एक मेरे पास गाड़ी थी, एक मेरे पास बाइक थी। अब बाइक की डिटेल्स वो ठीक नहीं उठा रहा, तो बाइक की डिटेल्स को एडिट करने के लिए जो पेंसिल है इसका मैं यूज करूंगा। जैसे ही मैं पेंसिल पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे एडिटेबल फॉर्म में ले जाएगा, तो पेंसिल पे क्लिक करता हूं जी। तो ये देखें व्हीकल डिस्क्रिप्शन, इधर बाइक की डिस्क्रिप्शन लिख दें आप, कितने सीसी की है और कौन सी कंपनी है। ये जी मैंने व्हीकल की डिस्क्रिप्शन लिख दी, नीचे उसका नंबर आ जाएगा, तो नंबर लिख लेता हूं। इसके बाद सिंपली सेव पे क्लिक करूंगा। अब देख लेते हैं कि मेरी बाइक का नंबर अपडेट हुआ है कि नहीं, तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा मोटर व्हीकल्स के साथ, तो जी जो मेरी बाइक है उसका नंबर अपडेट हो चुका है। मिनिमाइज करूंगा इसे। ऐसे ही अगर आपने प्रॉपर्टी ऐड करनी है तो ऐड आइटम्स पे क्लिक करूंगा, प्रॉपर्टी, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। तो ये देखें जी, प्रॉपर्टी की आपने डिस्क्रिप्शन दे देनी है कि प्लॉट है, हाउस है, व्हाट्सएवर, तो हाउस लिख देता हूं जी। प्रॉपर्टी टाइप, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा जी, ये हमारी है जी रेजिडेंशियल। मेजरमेंट यूनिट, मरला है, कैनाल है, स्क्वायर फीट है, स्क्वायर यार्ड है, व्हाट्सएवर, तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा और जो भी आपका मेजरमेंट यूनिट होगा, सपोज कर लें हमारे केस में मरला है तो मरला सेट कर लूंगा। मरला के नीचे वो कह रहा है एंटर मरला, तो 5 मरला। फर्दर नीचे चलता हूँ, आगे वो कह रहा है डिक्लेयर्ड कॉस्ट। अब सपोज कर लें कि ये हमने खरीदा था 25,60,000 का, तो ये मैंने इसकी कॉस्ट ऐड कर दी। कंट्री पाकिस्तान है, प्रोविंस सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है जी सिलेक्ट प्रोविंस स्लैश टेरिटरी, तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा, प्रोविंस आ जाएगा पंजाब।
ऐसे डिवीजन सेलेक्ट कर लूँगा। हमारे केस में थी जी मुल्तान, तो एम लिख के मुल्तान पे पहुंच जाऊंगा। सिटी शुजाबाद आ जाएगी। एरिया आ जाएगा जी, कौन से एरिया में आपका घर है, कौन सी लोकेलिटी में। आप देखें ना, शुजाबाद में डिफरेंट एरियाज होंगे, डिफरेंट टाउन्स होंगे, तो अपने टाउन का नाम लिख लें और नीचे एड्रेस लाइन में आपने कंप्लीट एड्रेस लिख लेना है। इसके बाद सिंपली सेव पे क्लिक करूंगा जी। तो ये मेरी एक और प्रॉपर्टी ऐड हो चुकी है। इसे क्लोज कर लेता हूँ। अब ये देखें, प्रॉपर्टी मेरी पहले 4 मिलियन की थी, अब मेरी प्रॉपर्टी बढ़ के 7 मिलियन की हो गई है। अगर मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँ, पहले मेरी 2 प्रॉपर्टीज आ रही थी, 40 लाख की और 4,75,000 की। अब मैंने एक हाउस भी ऐड कर दिया, ये देखें 25,60,000 का। फर्दर नीचे चलता हूँ जी। इन्वेस्टमेंट्स, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आप उसकी डिटेल भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की हो सकती है, आपने बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट की हो सकती है, आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट की हो सकती है, आपने TDRs में इन्वेस्टमेंट की हो सकती है। तो ऊपर चलता हूँ जी। एज इट इज़ इन्वेस्टमेंट को ऐड करने के लिए भी आप सिंपली ऐड आइटम पे क्लिक करेंगे। ये देखें जी, इन्वेस्टमेंट के साथ ये जो राउंड सर्कल है इस पर मैंने क्लिक कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। इन्वेस्टमेंट की डिस्क्रिप्शन लिख देंगे आप, TDR है, म्यूचुअल फंड्स हैं, शेयर्स हैं, व्हाट्सएवर, तो आपने पूरी डिस्क्रिप्शन लिख देनी है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट नंबर, जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसका अकाउंट नंबर लिख देना है। जैसे अगर आपने किसी लिस्टेड एंटिटी के शेयर्स खरीदे हुए हैं तो CDC की स्टेटमेंट आ जाएगी, CDC का अकाउंट नंबर आ रहा होगा। आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट की है तो आपका म्यूचुअल फंड का एक अकाउंट नंबर होगा। TDRs में इन्वेस्टमेंट है तो उसका भी नंबर होगा जी, और आगे इन्वेस्टमेंट अमाउंट आ जाएगी। और ये सारी डिटेल्स दे के सिंपली आप इसको सेव कर देंगे और आपकी इन्वेस्टमेंट्स जहाँ 0 आ रही है वहाँ इसकी अमाउंट आ जाएगी, और ड्रॉप डाउन में जो इन्वेस्टमेंट है उसकी कैटेगरी आ जाएगी। तो हमारे केस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो इसे क्लोज करता हूँ जी। प्रीशियस पोजेशन, एज इट इज़ अगर आपका गोल्ड है, सिल्वर है, ज्वेलरी है, आपने ऐड करना है तो सिंपली आप प्रीशियस पोजेशन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप क्लिक कर देंगे नेक्स्ट पे। डिस्क्रिप्शन, एंटर पोजेशन डिस्क्रिप्शन, इधर आपने लिख देना है आपके पास क्या है जी। तो हमारे पास है जी डायमंड, और जितनी भी उसकी कैटेगरी है, 10 ग्राम है, 5 ग्राम है, 10 तोला है, व्हाट्सएवर, वो मेंशन कर देंगे और साथ में उसकी वैल्यू मेंशन कर देंगे जी। इसके बाद सेव पे क्लिक करूंगा जी। तो ये देखें, पहले मेरे पास वैल्यू कम आ रही थी, अभी मेरे पास वैल्यू हो गई है जी 11,75,000। तो इसे क्लोज करता हूँ, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा। ये देखें, मेरे पास पहले ज्वेलरी आ रही है जी गोल्ड 29 तोला, और उसके बाद मेरे पास डायमंड आ रहा है जी 10 ग्राम। एक की वैल्यू है जी 7,25,000 और 4.5 लाख हमने अभी ऐड की। फर्दर नीचे चलता हूँ जी। ऐसे ही एक ड्रॉप डाउन रिसीवेबल्स के साथ है और दूसरा ड्रॉप डाउन है आपका एनी अदर एसेट्स के साथ। रिसीवेबल से मुराद अगर आपने किसी को लोन दिया हुआ है, आपने किसी क्लोज रिलेटिव को, किसी दोस्त को, उसकी डिटेल आपने ऐड कर देनी है। आपने कोई सिक्योरिटी दी हुई है, आपने घर रेंट पे लिया है, उसके अगेंस्ट आपने सिक्योरिटी दी हुई है जिसको आप सिक्योरिटी डिपॉजिट कहते हैं, या आपने कोई डिपॉजिट रखा हुआ है तो उसकी डिटेल आपने इधर ऐड कर देनी है। तो आपको पता है रिसीवेबल्स के साथ भी ड्रॉप डाउन बना हुआ है, तो इसको ऐड करने के लिए भी आपको ऐड आइटम पे जाना पड़ेगा। तो ऊपर चलता हूँ जी, ऐड आइटम पे क्लिक करूंगा, रिसीवेबल पे जाऊंगा जी। रिसीवेबल के साथ ही जो राउंड सर्कल है इधर क्लिक करूंगा एंड सब्सिक्वेंटली नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। एंटर रिसीवेबल डिटेल्स, डेटर्स नेम /CNIC, जिस बंदे को आपने लोन दिया हुआ है उसका नेम आ जाएगा और उसके बाद जो डेट है उसकी अमाउंट आ जाएगी, कितने पैसे आपने लेने हैं। तो अगर आपके कोई रिसीवेबल हैं तो इधर आपने उनकी डिटेल्स ऐड कर देनी है। डेटर का CNIC नंबर या उसका नेम और नीचे अमाउंट आ जाएगी। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे तो जो आपके रिसीवेबल्स आ रहे हैं 0 अमाउंट पे, उनकी अमाउंट आना शुरू हो जाएगी और ड्रॉप डाउन के साथ ही जो नरेशन आपने दी होगी वो आना शुरू हो जाएगी। तो जी हमारे केस में कोई रिसीवेबल नहीं है तो कैंसिल पे क्लिक करूंगा। अच्छा जी, उसके बाद आ रहा है एनी अदर एसेट्स, जो आपके एसेट्स ऊपर किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहे। इसके अलावा कैश, हाउस होल्ड इफेक्ट, पर्सनल आइटम, इक्विपमेंट ऑन बिजनेस, तो उनकी डिटेल्स आप ऐड करेंगे एनी अदर एसेट्स में। अब एनी अदर एसेट्स में किस टाइप के एसेट्स ऐड हो सकते हैं। अब सपोज कर लें आपने प्लॉट लिया हुआ इंस्टॉलमेंट्स पे, अभी उसकी इंस्टॉलमेंट्स चल रही हैं, तो उसको आप प्रॉपर्टी में तो नहीं ना ऐड करेंगे, क्योंकि वो तो अभी आपके नाम पे ट्रांसफर ही नहीं हुआ। आपकी इंस्टॉलमेंट्स पूरी होंगी, बैलेटिंग होगी, उसके बाद आप पूरे पैसे पे कर देंगे, देन ही आपको मेंबरशिप मिलेगी ना सोसाइटी की। तो जनाब एनी अदर एसेट के साथ ये जो राउंड सर्कल बना हुआ इधर क्लिक करूंगा एंड सब्सिक्वेंटली नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। आगे कह रहा है एसेट टाइप, सिलेक्ट एसेट टाइप, तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा। बिजनेस कैपिटल से मुराद आपका बिजनेस कैपिटल, अगर आप इनकम फ्रॉम बिजनेस जनरेट करें, तो हमारे केस में बिजनेस कैपिटल नहीं है, हमारे केस में आएगा जी अदर, तो अदर पे क्लिक करूंगा। एसेट डिस्क्रिप्शन, जो आपका एसेट है उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, तो इधर लिख दूंगा जी 5 मरला प्लॉट या जितने भी मरला है ऑन इंस्टॉलमेंट, और आगे जो आपकी सोसाइटी है उसका नेम आ जाएगा जी। नीचे पूछ रहा है जी एसेट वैल्यू,
तो जितनी आप इंस्टॉलमेंट पे कर चुके हैं अभी तक उनकी वैल्यू आ जाएगी जी। इसके बाद सिंपली सेव पे क्लिक करूंगा। तो जी मेरा एनी अदर एसेट में एक और लाइन आइटम ऐड हो चुकी है, तो इसे क्लोज कर लेता हूं जी। नीचे चलूंगा तो ये आ रहे हैं एनी अदर एसेट्स, तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास दो लाइन आइटम्स आ रही हैं। एक है जी 5,97,451 और दूसरी मेरे पास आ रही है 1,05,000। अच्छा जी, ये जो एनी अदर एसेट्स प्रीवियस ईयर से आ रहा है इसकी डिस्क्रिप्शन नहीं आ रही, तो ये जो पेंसिल बनी हुई है इस पर क्लिक करूंगा और इधर से जो डिस्क्रिप्शन है एसेट की वो ठीक कर लूंगा। ये भी हमने प्लॉट लिया हुआ था जी, 3 मरला प्लॉट ऑन इंस्टॉलमेंट और आगे सोसाइटी का नेम आ जाएगा। इसको सेव कर लेता हूं जी। अच्छा जी, दोबारा एनी अदर एसेट्स के साथ ये जो ड्रॉप डाउन बना हुआ है इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखें जी मेरे पास दो प्रॉपर्टीज आना स्टार्ट हो गई हैं। एक 3 मरला प्लॉट ऑन इंस्टॉलमेंट था और एक 5 मरला प्लॉट ऑन इंस्टॉलमेंट, और ये इनकी वैल्यूज आ रही हैं। और एनी अदर एसेट्स की हेडिंग के आगे इनकी टोटल वैल्यू आ रही है। तो एनी अदर एसेट्स को मिनिमाइज करूंगा जी। फर्दर नीचे चलता हूँ। इक्विपमेंट नॉन बिजनेस मैंने आपको बता दिया था कि हमारे केस में कोई नहीं है। एनिमल नॉन बिजनेस, कोई गाय भैंस, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली हमने नहीं रखी हुई। हाउस होल्ड इफेक्ट्स 5 लाख के आ रहे हैं। हाउस होल्ड इफेक्ट्स का मैंने आपको बता दिया था कि आपके फर्नीचर एंड फिक्चर्स, इसमें जो भी आइटम्स हैं प्लस इलेक्ट्रॉनिक की आइटम्स, आपकी घरेलू जितनी भी आइटम्स हैं, फ्रिज है, आपका एसी है, व्हाट्सएवर, माइक्रोवेव ओवन है, आपका फर्नीचर है, फर्नीचर में आपकी सारी चीज़ें आ जाएंगी, आपका बेड सेट है, व्हाट्सएवर। पर्सनल आइटम्स का मैंने आपको बता दिया था कि आपका लैपटॉप आ जाएगा, आपका मोबाइल आ जाएगा, एयरपोर्ट्स, एयरबड्स, व्हाट्सएवर, जो भी आपकी पर्सनल चीज़ें हैं जी। तो ये मेरे टोटल पर्सनल एसेट्स आ गए जी 15 मिलियन के। फर्दर नीचे चलता हूँ। आगे आ रहा जी, बी में आ रहा है लाइबिलिटीज़ इन पाकिस्तान, और ये मेरी पिछले साल की लाइबिलिटीज़ आ रही हैं। अच्छा जी, लाइबिलिटी से मुराद है अगर आपने बैंक से लोन लिया हुआ है, चाहे वो घर के अगेंस्ट है चाहे कार के अगेंस्ट है, तो उसकी आपने अमाउंट इधर लिखनी है जो 30 जून 2025 को पेबल होगी। क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है तो क्रेडिट कार्ड की जो 30 जून को आपकी इंस्टॉलमेंट पेंडिंग होगी उसकी अमाउंट आपने मेंशन करनी है। किसी बंदे से लोन लिया हुआ है, आपने भाई से लोन लिया हुआ है, पेरेंट्स से लोन लिया हुआ है, व्हाट्सएवर, जिस भी बंदे से लोन लिया हुआ है उसकी अमाउंट आपने इधर मेंशन करनी है। अब देखें क्रेडिट अमाउंट में हमारी अमाउंट आ रही है और आगे ड्रॉप डाउन बना हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई चीज़ तो हमारी पहले से एडिड है। तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा तो ये हमारी क्रेडिट कार्ड की अमाउंट एडिड है। अब ये इधर डिस्क्रिप्शन नहीं आ रही क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड होकर आ रही है, तो डिस्क्रिप्शन आप ठीक कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन ठीक करने के लिए जो पेंसिल बनी है इस पर क्लिक करूंगा। क्रेडिटर्स नेम, जो आपका बैंक है उसका नेम आ जाएगा जी। आगे आप लिख देंगे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, व्हाट्सएवर, या कार लोन है या हाउस लोन है, जो भी है, और आगे आप अमाउंट लिख देंगे। अब अमाउंट हमारे केस में इस दफ़ा है जी 15,000, तो 15,000 लिख लूंगा। इसके बाद सिंपली सेव पे क्लिक करूंगा तो ये जी मेरी अमाउंट सेव होगी। एक बात आपने याद रखनी है कि साथ साथ आपने सेव का बटन प्रेस करते जाना है। तो सेव का बटन प्रेस करने के लिए ऊपर चलूंगा जी, सेव कर लेता हूं इसे। अगर आप इसे सेव नहीं करेंगे तो आपका डाटा सेव नहीं होगा। सपोज कर लें आपका इंटरनेट चला गया या आपका सेशन एक्सपायर हो गया तो आपका डाटा सेव नहीं होगा। तो आपने कोशिश करनी है कि साथ साथ आपने इसको सेव करते जाना है। फर्दर नीचे चलूंगा जी। एज इट इज अगर आपने लाइबिलिटीज में कोई कॉलम ऐड करना है तो प्लस ऐड आइटम, इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखें एंटर लाइबिलिटी डिटेल्स, क्रेडिटर नेम, अगर किसी बंदे से आपने लोन लिया हुआ है उसका नेम आ जाएगा, उसका सीएनसी आ जाएगा, उसका आपसे रिलेशनशिप आ जाएगा। बैंक से लोन लिया हुआ है तो बैंक का नेम आ जाएगा, लोन की कैटेगरी आ जाएगी, हाउस लोन है, कार फाइनेंसिंग है, व्हाट्सएवर, और आगे 30 जून 2025 को जो बैलेंस पेबल होगा उसकी अमाउंट आ जाएगी। तो जनाब मैंने पहले क्रेडिट कार्ड की अमाउंट ऐड कर दिया तो इसे क्लोज कर लेता हूँ। फर्दर नीचे चलूंगा जी। अब वो बता रहा चेंज इन नेट एसेट्स। नेट एसेट्स एज ऑफ 30 जून 2025, 30 जून 2025 को मेरे नेट एसेट्स आ रहे हैं वो 15 मिलियन के हैं। नेट एसेट्स एज ऑफ 30 जून 2024, 30 जून 2024 को जो मेरे एसेट्स थे वो आ रहे थे 13 मिलियन के। तो चेंज इन नेट एसेट्स 2 मिलियन का पॉजिटिव चेंज आया है, यानी कि मेरे जो एसेट्स हैं, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, जो मेरे नेट एसेट्स हैं वो 2 मिलियन से बढ़ गए। उसके बाद वो कह रहा है डू यू हैव एनी एसेट्स और लाइबिलिटीज आउटसाइड पाकिस्तान। पाकिस्तान से बाहर आपके कोई एसेट्स हैं? अगर आपके पास पाकिस्तान के बाहर कोई एसेट्स हैं, कोई घर है या किसी कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, किसी कंपनी में आपके शेयर्स हैं, तो उसकी डिटेल भी आपने देनी है। अगर हैं तो आप येस पे क्लिक करेंगे और सिंपली आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे जी। तो वो आपको कहेगा यू आर बीइंग रीडायरेक्टेड, ये आपको दूसरे वर्जन पे ले जाएगा। अगर आपकी किसी फॉरेन कंपनी में शेयर होल्डिंग है या कहीं आपके फॉरेन एसेट्स हैं जी, तो आपने इसको कैंसिल कर देना है। तो ये स्पेसिफिकली फॉर्म ऐसे एसेट्स के लिए है जो पाकिस्तान में सिचुएट कर रहे हैं। तो ये जो आपके पास ऑप्शन आ रहा है डू यू हैव एनी एसेट्स और लायबिलिटीज आउटसाइड पाकिस्तान, इसको आप नो कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा जी। तो जी ये वेल्थ स्टेटमेंट तक मेरी जो रिटर्न है इसका डाटा कंप्लीट हो चुका है। अब ये जिन जिन ऑप्शंस के साथ ये टिक लगा हुआ है ये मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। स्टार्ट, इनकम सोर्सेज, आपकी इनकम डिटेल्स, विदहोल्डिंग टैक्सेस, टैक्स रिलीफ, रिडक्शंस एंड क्रेडिट्स, आपकी वेल्थ स्टेटमेंट। अभी हम खड़े हैं जी वेल्थ रिकंसिलिएशन पे। तो ये देखें जी वेल्थ रिकंसिलिएशन आपका हाईलाइटेड भी है। योर मनी कमिंग इन,
प्लीज रिव्यू डिटेल्स ऑफ योर मनी कमिंग इन ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2025 1 जुलाई 2024 टू 30 जून 2025 एंड अपडेट इट इफ रिक्वायर्ड। अच्छा जी, आगे वो कह रहा है कि ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2025 जो आपको पैसे रिसीव हो रहे हैं काइंडली उनकी डिटेल को वेरीफाई कर लें, और अगर आपने कोई चेंजेस करनी है तो काइंडली उनमें चेंजेस कर लें। योर चेंज इन नेट एसेट्स 2 मिलियन इज ग्रेटर देन योर टोटल इनकम 1,07,878। तो जनाब जो हमारा वेस्ट स्टेटमेंट में चेंज आया है वो है जी 2 मिलियन से, और जो हमारी इनकम बढ़ रही है वो है जी 1,07,878। आपको पता है कि हमारे केस में सिर्फ प्रॉफिट फ्रॉम बैंक अकाउंट था, तो ये जो वेल्थ स्टेटमेंट है इसको हम एंड पे जाके जो है रिकंसाइल कर लेंगे। चलता हूं जी। योर मनी कमिंग इन टोटल इनकम 1,07,878। तो आपको पता है कि एफबीआर ने प्रॉफिट फ्रॉम बैंक अकाउंट ऑटोमेटिकली जो है उठा लिया था, और हमारे केस में सिर्फ सेविंग अकाउंट था, इसके अलावा हमारी पाकिस्तान में कोई इनकम नहीं थी, ना हमारी सैलरी इनकम थी, ना पेंशन थी, ना हमारी रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी था, सिर्फ हमारा प्रॉफिट फ्रॉम बैंक अकाउंट था जी। फॉरेन रेमिटेंस। अच्छा जी, फॉरेन रेमिटेंस से मुराद है कि अगर आपका कोई भाई बाहर है, आपके पेरेंट्स बाहर हैं, आपके हस्बैंड बाहर हैं, या आप खुद बाहर हैं, और वो लोग अपने फॉरेन अकाउंट से आपके पाकिस्तानी अकाउंट में पैसे भेजते हैं, या किसी फॉरेन करेंसी एक्सचेंज के थ्रू आपके अकाउंट में पैसे भेजते हैं, जैसे आपका वेस्टर्न यूनियन है, रिया है, तो अगर आपको अमाउंट रिसीव हो रही है किसी रिलेटिव की तरफ से तो उसकी अमाउंट भी आप इधर लिखेंगे, क्योंकि आपको पैसे रिसीव हो रहे हैं ना ड्यूरिंग द ईयर। इसके अलावा अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो आप अपने फॉरेन अकाउंट से पाकिस्तानी अकाउंट में भी पैसे भेज सकते हैं। जब आप अपने फॉरेन अकाउंट से अपने पाकिस्तानी अकाउंट में पैसे भेजेंगे तो तब भी वो रेमिटेंस ही कंसीडर होगी जी। आप अपने अकाउंट से भी पैसे भेज सकते हैं, इसके अलावा आप करेंसी एक्सचेंज के थ्रू भी अपने अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं। तो जो नॉन रेजिडेंट अपने अकाउंट में पैसे लगवा रहा है वो भी एज ए फॉरेन रेमिटेंस ही कंसीडर होगी। और जैसे ही आपके अकाउंट में फॉरेन रेमिटेंस लगती है कोई भी बैंक को, आपको एक पीआरसी रिसीव हो जाता है जिसको कहते हैं जी प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट। तो मैं आपको एक पीआरसी सर्टिफिकेट भी दिखा देता हूं जी। तो जनाब पीआरसी सर्टिफिकेट देख लेते हैं। तो जी ये मेरे पास प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट आ गया। तो जैसे ही आपके अकाउंट में रेमिटेंस लगती है आपको पीआरसी की ईमेल भी आ जाती है, आपको पीडीएफ फॉर्म में एक प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट रिसीव हो जाता है जिसको आप कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोसीड्स रियलाइजेशन सर्टिफिकेट ईपीआरसी। इसके अलावा आप बैंक को रिक्वेस्ट करके भी अपना पीआरसी जो है मंगवा सकते हैं जी। बैंक का नेम आ गया ईपीआरसी पर्सनल / कॉर्पोरेट कस्टमर, ईपीआरसी का नंबर आ जाएगा, पीआरसी की डेट आ गई जी 16 जून 2025। रेमिटर डिटेल, नेम ऑफ द पर्सन / एंटिटी, जिस बंदे ने पैसे भेजे उसका नेम आ गया, नाइको, पासपोर्ट, सीएनएससी, पीओसी, एंटिटी रजिस्ट्रेशन नंबर। तो जिस बंदे ने पैसे भेजे हैं उसका नाइको, पासपोर्ट, सीएनएससी, पीओसी वगैरह आ जाएगा जी। आईबैन / बैंक अकाउंट नंबर, जिस बंदे ने पैसे भेजे हैं उसका बैंक अकाउंट नंबर आ गया। नेम ऑफ द रेमिटिंग इंस्टीट्यूशन, जिस बैंक ने पैसे भेजे हैं उसका नेम आ जाएगा, जैसे हमारे केस में सिटी आ रहा है जी, सिटी बैंक। नेम ऑफ द कंट्री आयरलैंड, कंट्री कोड एज पर आईटीआरएस 1120। आईटीआरएस आपका डील करता है जी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग सिस्टम को। जिस तरह आप बैंक में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए आईबैन और स्विफ्ट कोड यूज करते हैं, इसी तरह आप क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए जो रेमिटेंस भेज उसके लिए आपका आईटीआरएस यूज होता है जी, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग सिस्टम। उसके बाद आ रहा है जी बेनिफिशियरीज डिटेल, जिस बंदे को पैसे भेज रहे हैं उसका नेम आ जाएगा, नेम ऑफ द पर्सन / एंटिटी नेम आ जाएगा एज इट इज नाइको, पासपोर्ट नंबर, सीएनएससी, पीओसी या पासपोर्ट आ जाएगा। नेम ऑफ द बैंक, बैंक का नेम आ जाएगा, आईबैन / बैंक अकाउंट नंबर, और जो आपका अकाउंट नंबर होगा उसकी डिटेल आ जाएगी। फर्दर नीचे चलता हूं जी। अच्छा जी, आगे वो बता रहा है दिस इज टू सर्टिफाई दैट वी हैव रिसीव्ड रेमिटेंसेस by the order of the above mentioned remitter and has paid the equivalent पाक रुपीज to beneficiary as per the detail given as below। अच्छा जी, आगे आपका बैंक कह रहा है कि हमें ये फॉरेन रेमिटेंस रिसीव हुई है और हमने उस अमाउंट को पीकेआर में कन्वर्ट करके बेनिफिशियरी के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जी। ये देखें जी ट्रांजैक्शन डिटेल, डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ प्रोसीड्स 2 जून 2025 को जो है ये हमारे अकाउंट में रेमिटेंस लग रही है। अमाउंट ऑफ रेमिटेंस USD 5949.5। अच्छा जी, $6949 जो है ये हमें रिसीव हुए हैं। रेट ऑफ कन्वर्जन 281 रुपए। जिस दिन को बैंक ने हमारे अकाउंट में कन्वर्ट करके पैसे डाले हैं उस दिन जो कन्वर्जन रेट था वो था 281। अमाउंट ऑफ रेमिटेंस इन पीकेआर, अगर आप 5949 को 281 से मल्टीप्लाई करें तो ये अमाउंट आ जाएगी जी आपकी 16,72,999। पर्पज ऑफ रेमिटेंस, किस पर्पज के अगेंस्ट आपको पेमेंट रिसीव हुई है। तो अगर आप अपने घर में पैसे भेज रहे हैं या अपने अकाउंट में पैसे भेज रहे हैं तो इधर आएगा जी होम रेमिटेंस। पर्पज कोड एज पर आईटीआरएस, तो मैंने आपको बता दिया कि पर्पज कोड जो है कंट्री वाइज ही आपका यूनिक होगा। ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर आ जाएगा जी। अच्छा जी, उसके बाद वो बता रहा है दी वेरीफाइंग एजेंसी में वेरीफाई दी ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस रेमिटेंस ऑन आवर बैंक्स पोर्टल एट eprc.bankalfla.com। अच्छा जी, आगे वो कह रहा है कि अगर किसी ने वेरीफाई करना है तो ये बैंक अल्फला की वेबसाइट पे जाके भी ईपीआरसी को वेरीफाई कर सकता है। दिस इज सिस्टम जनरेटेड डॉक्यूमेंट, नो सिग्नेचर एंड स्टैंप इज रिक्वायर्ड। आगे वो बता रहा है कि ये जो पीआरसी है ये सिस्टम जनरेटेड डॉक्यूमेंट है और इस पे कोई भी स्टैंप और सिग्नेचर रिक्वायर्ड नहीं है। तो जनाब ये हमारा पीआरसी हो गया।
और ये अमाउंट हमें रिसीव हो रही है 16,72,999। इस अमाउंट को जाके अपने आईआरएस में फॉरेन रेमिटेंस के टैब में ऐड कर दूंगा। तो वापिस चलता हूं जी आईआरएस पे। अब ये जो फॉरेन रेमिटेंस है इसके टैब में 0 आ रहा है, तो इधर क्लिक करूंगा जी। और इधर जो मेरी फॉरेन रेमिटेंस की अमाउंट थी 16,72,999, इसको पेस्ट कर दूंगा जी। इसके बाद सिंपली कैलकुलेट करूंगा। तो जी जैसे ही मैंने फॉरेन रेमिटेंस की अमाउंट ऐड की 1.6 मिलियन और कैलकुलेट का बटन प्रेस किया तो मेरे पास नीचे आ गया टोटल मनी कमिंग इन 1.7 मिलियन। 16,72,000 प्लस 1,07,000, अगर इन दोनों का टोटल करें तो ये मेरे पास आ गया जी 1.7 मिलियन। अच्छा जी, उसके बाद आ रहा है इनहेरिटेंस। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी रिसीव हुई है फ्रॉम योर पेरेंट्स, चाहे थ्रू सक्सेशन है चाहे थ्रू इनहेरिटेंस है, तो इसकी वैल्यू इधर आ जाएगी और इधर वही वैल्यू आएगी जो आपके पेरेंट्स ने उस प्रॉपर्टी को अक्वायर करते हुए इनकर की है। अब सपोज कर लें एग्रीकल्चरल लैंड है, जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो आपको रिसीव हुई है आपके पेरेंट्स से और आपके पेरेंट्स को रिसीव हुई है उनके पेरेंट्स से, तो आपके पेरेंट्स ने उस लैंड को अक्वायर करते हुए कोई कॉस्ट इंकर नहीं की, तो इस केस में जो लैंड है उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। एज इट इज अगर आपके फादर ने घर खरीदा 50 लाख का और थ्रू इनहेरिटेंस वो आपके नाम पे ट्रांसफर हो गया, तो इस केस में आपके फादर ने कॉस्ट इंकर किया जनाब उस एसेट को एक्वायर करते हुए, आपके फादर ने 50 लाख रुपए इंकर किया है, तो इस केस में जो इनहेरिटेंस है इधर उसकी वैल्यू 50 लाख आ जाएगी। तो जनाब हमारे केस में थ्रू इनहेरिटेंस कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो रही जी। गिफ्ट रिसीव्ड, अगर आपने कोई गिफ्ट रिसीव किया अपने ब्लड रिलेटिव से, माँ बाप बहन भाई बीवी बच्चे, तो इस केस में उस गिफ्ट की अमाउंट आ जाएगी। अगर तो आपने कैश गिफ्ट रिसीव किया है तो वो गिफ्ट होना चाहिए थ्रू क्रॉस चेक, होना चाहिए और साथ में आपकी गिफ्ट डीड बननी चाहिए। अगर तो आपको कैश रिसीव हुआ है और साथ में गिफ्ट डीड बनी है और थ्रू क्रॉस चेक हुआ है, तो इस गिफ्ट की अमाउंट इधर आ जाएगी। एज इट इज अगर आपको कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी है, शॉप गिफ्ट कर दी, कोई प्लॉट गिफ्ट कर दिया, कोई घर गिफ्ट कर दिया, जिस वैल्यू से आपके ब्लड रिलेटिव ने वो घर खरीदा होगा या प्लॉट या शॉप खरीदी होगी उसकी वैल्यू इधर आ जाएगी जी। और साथ में आपकी गिफ्ट डीड बनेगी और कोशिश कीजिएगा कि जिस बंदे से आप गिफ्ट ले रहे हैं, जिस ब्लड रिलेटिव से गिफ्ट ले रहे हैं वो फाइलर हो जी। अच्छा जी, उसके बाद आ रहा है अदर। अच्छा जी, अगर कोई भी अमाउंट रिसीव हो रही है अदर देन दोज अबव, इनकम है, रेमिटेंस, इनहेरिटेंस, गिफ्ट रिसीव्ड, वो अमाउंट इधर आएगी आपकी। तो कहीं से भी अगर आपको पैसे आ रहे हैं अदर देन दोज मेंशन्ड अबव, तो उस अमाउंट को आप इधर ऐड कर देंगे। अब सपोज कर लें कि आपने हाउस होल्ड इफेक्ट भेज दिए या आपने पर्सनल आइटम में मोबाइल भेज दिया, 2 लाख का आपने मोबाइल लिया, आपने 2.5 लाख का भेज दिया, तो 2.5 लाख माइनस 2 लाख जो 50,000 का गेन होगा आप इधर मेंशन कर देंगे। एज इट इज अगर आपने गाड़ी भेज दी, 25 लाख की आपने गाड़ी ली थी, 30 लाख की आपने बेच दी, तो गाड़ी को बेचने पे आपको 5 लाख का गेन हो गया, तो 5 लाख की अमाउंट इधर ऐड कर देंगे जी। तो जनाब हमारे केस में अदर सोर्सेज से मनी नहीं आ रही, तो इस वजह से हमने 0 लिखा हुआ है। तो हमारी इनकम थी प्रॉफिट फ्रॉम बैंक अकाउंट, साथ में हमें फॉरेन रेमिटेंस रिसीव हुई, इनहेरिटेंस कोई नहीं आ रही, गिफ्ट रिसीव्ड कोई नहीं आ रहा और अदर सोर्स कोई नहीं आ रही। टोटल मनी कमिंग इन है जी हमारे केस में 1.7 मिलियन। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि ये जो इक्वेशन आ रही है इसको हम आगे जाके देख लेते हैं। तो जनाब नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और जो मेरे एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस की डिटेल इधर ऐड कर दूंगा। तो नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं जी, ऊपर चलता हूं जी। योर मनी गोइंग आउट, प्लीज रिव्यू डिटेल्स ऑफ योर मनी गोइंग आउट ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2025 यकम जुलाई 2024 टू 30 जून 2025 एंड अपडेट इट इफ रिक्वायर्ड। अच्छा जी, आगे वो बता रहा है कि जो आपके पैसे जा रहे हैं काइंडली इनकी डिटेल रिव्यू करें और काइंडली उसको अपडेट करें अगर रिक्वायर्ड है तो। वी हैव प्रीफिल्ड द टेबल बिलो बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला, टोटल मनी गोइंग आउट इज इक्वल टू टोटल मनी कमिंग इन माइनस चेंज इन नेट एसेट्स। तो जनाब हमने इस फार्मूले को टैली करना है, जो हमारे पैसे जा रहे हैं उनको बराबर होना चाहिए जो हमें पैसे रिसीव हो रहे हैं। अब ये हमारे केस में ये जो 1.7 मिलियन है ये कैसे बना जी, 1,10,000 जो था वो मुझे प्रॉफिट फ्रॉम बैंक अकाउंट रिसीव हो गया और तकरीबन 1.6 मिलियन जो था वो मुझे फॉरेन रेमिटेंस रिसीव हुई। इसमें से हमने माइनस करना है जी चेंज इन नेट एसेट्स, नेट एसेट्स में कितना इंक्रीज आया। तो ये मेरी जो इक्वेशन है ये टैली होनी चाहिए। अब ये देखें जी टोटल मनी गोइंग आउट इधर आ रही है 0 क्योंकि मैंने अभी तक एक्सपेंसेस ऐड नहीं किए। तो सबसे पहले जनाब एक्सपेंसेस ऐड कर लेते हैं। तो एक्सपेंसेस ऐड करने के लिए नीचे चलूंगा जी। अच्छा जी, आगे वो कह रहा है योर मनी गोइंग आउट, पर्सनल एक्सपेंसेस योर कंट्रीब्यूशन, जितने आपने एक्सपेंसेस इंकर किए हैं अपने पैसों से उसकी डिटेल आपने इधर मेंशन कर दी है। और एक्सपेंसेस आपने वो लिखनी है जो आपने पाकिस्तान में इंकर किए हैं। आपने ये नहीं देखना कि आप यूके में रह रहे हैं और यूके में आपका इतना एक्सपेंस हो गया। ये एक्सपेंसेस आपने वो लिखने हैं जो आपने पाकिस्तान में इंकर किए हैं। और पाकिस्तान में आप कौन से एक्सपेंसेस जो है वो इंकर कर सकते हैं। आप पाकिस्तान आए हैं जनाब, आपकी टिकटिंग के चार्जेस आ जाएंगे, वीजा चार्जेस आ जाएंगे, कोई ट्रैवलिंग है, तो इस तरह के जो चार्जेस हैं वो आप इधर मेंशन करेंगे। अब सपोज कर लें कि हमारे केस में जो एक्सपेंसेस हैं वो 3 लाख के हैं, तो 3 लाख आ गया जी। इसके बाद सिंपली कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा।
ये देखें जी, टोटल मनी गोइंग आउट मेरा 3 लाख हो गया। पर्सनल एक्सपेंसेस, फैमिली मेंबर्स कंट्रीब्यूशन, अगर आपको आपके फैमिली मेंबर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक्सपेंसेस में तो उसकी अमाउंट इधर आ जाएगी। सपोज कर लें कि आप पाकिस्तान से बाहर हैं, आपके भाई हैं, आपके पेरेंट्स हैं या आपकी वाइफ है, वो आपके बिहाफ पे आपके बच्चों की स्कूल फी पे कर रहे हैं, तो उन एक्सपेंसेस की डिटेल इधर आ जाएगी। और जो एक्सपेंसेस आपके फैमिली मेंबर इंकर कर रहे हैं उसकी वजह से जो आपके टोटल एक्सपेंसेस हैं ये कम हो जाएंगे। आप सपोज कर लें कि आपके फैमिली मेंबर्स आप पे एक्सपेंसेस इंकर कर रहे हैं 1 लाख, तो मैंने 1 लाख लिख दिया, इसके बाद सिंपली कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा। तो ये देखें, टोटल मनी गोइंग आउट मेरे पास 2 लाख हो गई, क्योंकि ये 1 लाख मैंने इंकर नहीं किया, ये 1 लाख मुझे रिसीव है। टोटल एक्सपेंसेस मेरे 3 लाख थे, तो 3 लाख में से 1 लाख निकालूंगा तो मेरे पास 2 लाख रह जाएगा। अच्छा जी, हमारे केस में फैमिली मेंबर्स कंट्रीब्यूशन कोई नहीं आ रही, तो इसे जीरो कर दूंगा जी। गिफ्ट गिवन एज इट इज, जैसे मैंने आपको गिफ्ट रिसीव का बताया था कि अगर आप पैसे ले रहे हैं तो थ्रू क्रॉस चेक हो, प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो गिफ्ट डीड बनी हो। तो इसी तरह अगर आप गिफ्ट दे रहे हैं और गिफ्ट अगर कैश में दे रहे हैं, थ्रू क्रॉस चेक हो, साथ में गिफ्ट डीड बनी हो। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी भी जो है उसकी गिफ्ट डीड बनी हो जी। अदर, तो अदर्स में जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप अगर कोई पर्सनल आइटम जो है, मोबाइल, लैपटॉप, गाड़ी, इस तरह की चीजें बेचते हैं और उन पे जो गेन आता है वो आप अदर में ऐड कर देते हैं। एज इट इज अगर आपके पैसे जा रहे हैं, अगर आपको लॉस हो रहा है, सपोज कर लें कि आपने लैपटॉप खरीदा 3 लाख का, अभी आप उसको बेच रहे हैं 2 लाख का, तो जो 1 लाख का लॉस है वो आपका अदर्स में आ जाएगा, योर मनी गोइंग आउट में, क्योंकि आपके पैसे जा रहे हैं ना। एज इट इज अगर आपकी बाइक थी, बाइक आपने ली 2 लाख की, अभी आप बेच रहे हैं 1.5 लाख की, तो 50,000 आपको लॉस हो गया, 50,000 से आपके पैसे चले गए, तो जो आपके पैसे चले गए वो आप इधर अदर्स में जनाब ऐड कर देंगे। तो जी पर्सनल एक्सपेंसेस मेरे 0 थे, टोटल मनी गोइंग आउट 2 लाख आ रही है, इसको कैलकुलेट कर लूंगा जी। टोटल मनी गोइंग आउट मेरी होगी जी 3 लाख। अब इसके बाद क्या करना है, हमने ये जो इक्वेशन है जनाब, हमने इस इक्वेशन को टैली करना है। जो मेरे टोटल मनी गोइंग आउट है वो बराबर होनी चाहिए टोटल मनी कमिंग इन माइनस चेंज इन नेट एसेट्स। तो इस इक्वेशन को देखने के लिए जनाब एक्सेल पे चलूंगा, तो एक्सेल पे चलता हूं जी। तो जी ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इक्वेशन क्या थी, टोटल मनी कमिंग इन लेस चेंज इन नेट एसेट्स इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंसेस। अब हमने इस इक्वेशन को टैली करना है जी। तो हमने अपने नेट एसेट्स को टोटल मनी कमिंग इन माइनस जो एक्सपेंसेस है उसके साथ रिकंसाइल करना है जी। तो वापस चलता हूं जी एक्सेल पे। टोटल मनी कमिंग इन था जी 1.7 मिलियन, चेंज इन नेट एसेट्स पॉजिटिव चेंज था जी 2 मिलियन, 20 लाख से मेरे जो नेट एसेट्स हैं पिछले साल से बढ़ गए। इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है जी मेरे पास 2,64,000। हालांकि होना क्या चाहिए था जी, 17 लाख से मेरी इनकम बढ़ी है तो 17 लाख से ही मेरे नेट एसेट्स बढ़ने चाहिए, लेस एक्सपेंसेस। अब इस केस में उलट हो रहा है जी, पैसे मेरे पास 17,80,000 आ रहे हैं और जो मेरे एसेट्स हैं वो बढ़ गए हैं जी 20 लाख से। तो इसका मतलब ये है कि मेरी इक्वेशन गलत है, मेरे जो एसेट्स हैं वो ज्यादा बढ़ गए। और उसके बाद आ रहा है जी टोटल एक्सपेंसेस 3 लाख। तो जो मेरे एसेट्स हैं वो बढ़ने चाहिए थे, टोटल मनी कमिंग इन माइनस चेंज इन नेट एसेट्स, वो बराबर होने चाहिए थे टोटल एक्सपेंसेस के। अब होना क्या चाहिए था जी, होना ये चाहिए था, मैं इसको कॉपी करता हूं जी, टोटल मनी कमिंग इन को, और इसमें से लेस करता हूं जी एक्सपेंसेस, इसको लेस कर लेता हूं जी। अब जो मेरे नेट एसेट्स हैं, चेंज इन नेट एसेट्स मेरा आना चाहिए था 14,80,000, क्योंकि जी 1.7 मिलियन मुझे पैसे आए हैं और जो मेरी टोटल मनी गोइंग आउट थी, जो मेरे एक्सपेंसेस थे वो थे 3 लाख के, तो 14,80,000 से मेरे एसेट्स बढ़ने चाहिए थे। हालांकि मेरे एसेट्स बढ़े हुए जी 20,45,000 से। तो मैंने क्या करना है, मैंने इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है, 20,45,000 माइनस 14,80,000, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेता हूं जी। तो जो मेरे नेट एसेट्स हैं मुझे 5,64,551 से लेस करने पड़ेंगे। तो अब हमें पता लग गया कि हमारे नेट एसेट्स कितने होने चाहिए थे, हमारा इनफ्लो कितना है और कितने एक्सपेंसेस थे। अब हम इस इक्वेशन को टैली कर लेते हैं, तो नीचे चलता हूं जी। अच्छा जी, इसके बाद देख लेते हैं कि एक्चुअल में क्या होना चाहिए था। तो एक्चुअल में ये होना चाहिए था टोटल मनी कमिंग इन इज इक्वल टू 1.7 मिलियन जी। उसके बाद आ रहा है जी चेंज इन नेट एसेट्स, हमारे नेट एसेट्स में कितना चेंज आना चाहिए था। हमारे नेट एसेट्स में जनाब चेंज आना चाहिए था 17,80,000 माइनस 3 लाख जो हमने एक्सपेंसेस इनकर किए हैं। टोटल मनी कमिंग इन माइनस टोटल मनी गोइंग आउट, ये हमारे नेट एसेट्स होने चाहिए थे। तो जो एक्यूरेट चेंज इन नेट एसेट्स हैं वो मेंशन कर लेते हैं, ये हैं जी आपके एक्यूरेट चेंज इन नेट एसेट्स। टोटल मनी कमिंग इन माइनस एक्सपेंसेस, इतने से आपके जो नेट एसेट्स हैं वो बढ़ने चाहिए थे, इतने से आपकी वेल्थ स्टेटमेंट इंक्रीज होनी चाहिए थी। तो जनाब इसे सिलेक्ट कर लूंगा। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बराबर होना चाहिए टोटल एक्सपेंसेस के, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं जी।
17,80,000 से 14,80,000 लेस करूंगा तो ये देखें 3 लाख। टोटल एक्सपेंसेस भी मेरे 3 लाख हैं और अगर इन दोनों का मैं डिफरेंस लूं तो ये 0 आ जाएगा। सो जी ये जो मेरी इक्वेशन है ये टैली हो चुकी है। टोटल मनी कमिंग इन माइनस चेंज इन नेट एसेट्स इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंसेस। जो मुझे पैसे रिसीव हो रहे हैं 17,80,000 उसमें से मैंने एक्सपेंसेस निकालने हैं। ये देखें जी 3 लाख। 14,80,000 से जो मेरे नेट एसेट्स हैं वो इंक्रीज होने चाहिए। मेरे नेट एसेट्स इंक्रीज हुए हैं जी 20,45,000 से। अब हमने क्या करना है, हमने जाना जी वेल्थ स्टेटमेंट पे और वेल्थ स्टेटमेंट में जो हमारे नेट एसेट्स इनहेंस्ड हैं उनको हमने कम करना है। अभी वेल्थ स्टेटमेंट में हमारे नेट एसेट्स हैं जी ये 20,45,428। होने कितने चाहिए थे, होने चाहिए थे 14,80,877। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं जी। 5,64,551 से जो मेरे नेट एसेट्स हैं वो इन्फ्लेट कर रहे हैं। तो जनाब वेल्थ स्टेटमेंट पे चलूंगा और जो मेरे नेट एसेट्स हैं उसको 5,64,551 से कम कर दूंगा और जो भी आपका चेंज आ रहा होगा नेट एसेट्स में आपने कोशिश करनी है आपने कैश इन हैंड से उसको एडजस्ट करना है। तो जनाब इस अमाउंट से जो है मैंने अपने कैश इन हैंड को कम करना है। तो वापस चलता हूं जी आईआरएस पे। तो ये देखें जी कैश इन हैंड मेरा आ रहा है जी 15,11,000। तो इसे कॉपी कर लेता हूं। वापस चलता हूं जी एक्सेल पे, इधर पेस्ट करूंगा जी इसे। ये मेरा कैश इन हैंड आ गया। इसमें से मैं लेस कर दूंगा जी ये डिफरेंशियल जो है कितना मेरा इंक्रीज इन नेट एसेट्स था और कितना होना चाहिए था एक्चुअल में। तो जी इसे कंप्यूट कर लेते हैं जी। कैश इन हैंड माइनस जो हमारे नेट एसेट्स जो थे सिस्टम में ज्यादा आ रहे थे। अच्छा जी इसके बाद मैं इसी वर्किंग को मैं आपको स्टेटमेंट फॉर्म में दिखा देता हूं जी। ये देखें जी टोटल मनी कमिंग इन था हमारा 17,80,877 लेस एक्सपेंसेस 3 लाख एक्सपेंसेस थे। एक्चुअल इंक्रीज इन नेट एसेट्स, एक्चुअल इंक्रीज हमारा आना चाहिए था जी जो पैसे हमें आए माइनस जो पैसे निकल गए 14,80,877। ये एक्चुअली होना चाहिए था। इंक्रीज इन नेट एसेट्स एज पर वेल्थ स्टेटमेंट, जो आपके नेट एसेट्स एज पर वेल्थ स्टेटमेंट आ रहे हैं वो हैं जी 20,45,428। हालांकि होना कितना चाहिए था 14,80,877। अब इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है जी, डिफरेंस इन एक्चुअल एंड एज पर वेल्थ स्टेटमेंट डिफरेंस हमारा आ रहा है जी 5,64,551। 14,80,000 में से अगर आप 20,45,000 निकालेंगे तो ये बैलेंस आएगा जी 5,64,551। और मैंने आपको बताया था कि इसको आपने एडजस्ट किधर से करना है, तो जनाब इसको आपने एडजस्ट करना है अपने कैश इन हैंड से। कैश इन हैंड में हमारा बैलेंस था जी 15,11,000। 15,11,000 में से जो एक्सेस आ रहे हैं हमारे नेट एसेट्स वो लेस कर दूंगा और ये आपकी बैलेंसिंग अमाउंट आ जाएगी जी 9,46,449। तो ये अमाउंट जैसी आप अपने कैश इन हैंड में लिखेंगे तो जो आपकी इक्वेशन है टोटल मनी गोइंग आउट इज इक्वल टू टोटल मनी कमिंग इन माइनस चेंज इन नेट एसेट्स वो टैली कर जाएगी जी। तो वापस चलता हूं जी आईआरएस पे और कैश इन हैंड का बैलेंस चेंज कर लेता हूं जी। अच्छा जी आईआरएस पे आने के बाद हम चलेंगे जी वेल्थ स्टेटमेंट पे क्योंकि हमने कैश इन हैंड को चेंज करना है। तो वेल्थ स्टेटमेंट पे चलूंगा। तो ये देखिए अभी मेरे पास इंक्रीज इन नेट एसेट्स आ रहे हैं 2 मिलियन के। हमने इनको लेके जाना है 1.4 मिलियन का क्योंकि 1.7 मिलियन से हमें पैसे आए हैं। 1,10,000 प्रॉफिट ऑन बैंक अकाउंट था और 16 लाख हमें फॉर रेमिटेंस रिसीव हुई है और 17 लाख में से हमने 3 लाख एक्सपेंस किए हैं। तो जो मेरा इंक्रीज इन नेट एसेट्स है वो मेरा आना चाहिए था 1.4 मिलियन। तो उसको एडजस्ट करने के लिए हमने अपना जो कैश इन हैंड है इसको कम करना है। तो कैश इन हैंड में ये जो आ रहा है 15,11,000 इधर हम पेश करेंगे जी 9,46,449 और कैश इन हैंड में 9,46,949 जो है वो पेश कर दूंगा। अच्छा इसके बाद कहीं भी क्लिक करता हूं, ये देखें जी इंक्रीज इन नेट एसेट्स 14,80,877 मेरे जो नेट एसेट्स हैं अभी वो रिकंसाइल कर गए और होने भी इतने चाहिए थे। मैं आपको दिखा भी देता हूं जी। वेल्थ रिकंसिलिएशन पे चलूंगा। आगे वो बता रहा है योर चेंज इन नेट एसेट्स इज ग्रेटर देन योर टोटल इनकम। तो आपको पता है कि हमारे नेट एसेट्स हमारी टोटल इनकम से इस वजह से ज्यादा है क्योंकि हमें फॉरेन रेमिटेंस रिसीव हुई है 1.6 मिलियन की। तो इस वजह से जो मेरे नेट एसेट्स हैं वो ज्यादा आ रहे हैं जी टोटल इनकम। लेकिन अगर मैं फॉरेन रेमिटेंस ऐड करूं इसमें से एक्सपेंसेस लेस करूं तो ये मेरे 1.4 मिलियन ही हो जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा जी। अच्छा जी अब ये हमारा जो फार्मूला ये टैली कर गया है। टोटल मनी गोइंग आउट इज इक्वल टू टोटल मनी कमिंग इन माइनस चेंज इन नेट एसेट्स। 3 लाख इज इक्वल टू 17,80,877 में से अगर आप 14,80,877 निकालेंगे तो ये आपका 3 लाख ही आ जाएगा। तो ये जो मेरी इक्वेशन है आप टैली है जी। इसके बाद दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा जी। अच्छा जी जैसे ही मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया ये मुझे ले गया टैक्स रिटर्न समरी एंड अंडरटेकिंग। योर इनकम टैक्स रिटर्न समरी। टोटल इनकम थी मेरी 1,07,878। टोटल टैक्स डिडक्टेड स्लैश पेड मेरा आ रहा है 16,182। प्रॉफिट फ्रॉम बैंक अकाउंट ही था और उसी पे टैक्स बैंक ने विदहेल्ड कर लिया। बैलेंस टैक्स पेबल आ रहा है 0। अगर आपने टैक्स कैलकुलेशन देखनी है तो आप क्लिक करेंगे जी व्यू टैक्स कैलकुलेशंस। तो व्यू टैक्स कैलकुलेशंस पे क्लिक करूंगा। फर्दर नीचे चलता हूं जी।
टोटल इनकम, इनकम लाइबल टू नॉर्मल टैक्स, कोई इनकम नहीं आ रही जी। इनकम लाइबल टू फाइनल टैक्स, अच्छा जो आपका प्रॉफिट फ्रॉम बैंक अकाउंट है ये आपकी इनकम सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स है, इस पे जो टैक्स कट गया, इस पे फर्दर आपको टैक्स पे नहीं करना जी। टैक्स एग्जाम्प्ट इनकम कोई नहीं आ रही जी, और टोटल इनकम मेरी आ गई 1,07,878। फर्दर नीचे चलता हूं जी। डिडक्टेबल अलाउंसेस कोई नहीं आ रहे जी, और टैक्सेबल इनकम मेरी आ रही है 0। ये जो आपकी फाइनल फिक्स वाली इनकम है ये आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं है जी। फर्दर नीचे चलूंगा। बैलेंस टैक्स पेएबल, टैक्स लाइबिलिटी मेरी बन रही थी 16,182, कोई टैक्स रिडक्शन नहीं थी, कोई टैक्स क्रेडिट हमने अवेल नहीं किया। विदहोल्डिंग टैक्सेस 16,182 मेरा विदहेल्ड हो गया, कोई एडवांस टैक्स नहीं था कटा हुआ जी, और एडमिटेड टैक्स कोई नहीं बन रहा। एडमिटेड टैक्स उस केस में बनता कि मेरी लाइबिलिटी ये थी और मेरी विदहोल्डिंग कम होती। बैलेंस टैक्स पेएबल जी 0, मेरा कोई भी टैक्स पेएबल नहीं आ रहा। फर्दर नीचे चलूंगा जी। डाउनलोड, यू कैन डाउनलोड एंड रिव्यू योर ड्राफ्ट इनकम टैक्स रिटर्न बिफोर सबमिशन। अच्छा जी, आगे वो कह रहा है कि आप सबमिट करने से पहले ड्राफ्ट को डाउनलोड कर लें और काइंडली इसको रिव्यू कर लें। तो जी ड्राफ्ट को रिव्यू करने के लिए डाउनलोड पे क्लिक करूंगा, ये जो आपके पास आ रहा है डाउनलोड इनकम टैक्स रिटर्न, तो जी इस पर क्लिक करता हूं। तो जी ये देखिए मेरे पास पीडीएफ की एक फाइल डाउनलोड हो गई, तो सिंपली इस पर क्लिक करूंगा। एक्नॉलेजमेंट स्लिप 114 सब सेक्शन 1 रिटर्न ऑफ इनकम फाइल वॉलंटरीली फॉर कंप्लीट ईयर, नेम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, रजिस्ट्रेशन नंबर, टैक्स ईयर, पीरियड, ड्यू डेट आ गई। फर्दर नीचे चलता हूं। डिस्क्रिप्शन, नेट एसेट्स करंट ईयर मेरे पास आ रहे थे 15 मिलियन के, और टोटल इनकम मेरी थी 1,07,878, क्योंकि मुझे सिर्फ प्रॉफिट फ्रॉम बैंक अकाउंट ही रिसीव हुआ है ना, बाकी फॉरेन रेमिटेंस तो सिर्फ मेरे इनफ्लोज हैं। फॉरेन रेमिटेंस आपकी इनकम नहीं है जी। फर्दर नीचे चलता हूं, तो ये इनकम है मेरा सिर्फ प्रॉफिट ऑन डाटा आ रहा है जी। इसके बाद नीचे चलता हूं जी, अपने एसेट्स और वेल्थ रिकंसिलिएशन देख लेता हूं जी। ये जनाब मेरे पर्सनल एसेट्स आ रहे हैं। फर्दर नीचे चलता हूं। अब ये देखें जी, नेट एसेट्स करंट ईयर 15 मिलियन, नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर थे मेरे 13 मिलियन के। इंक्रीज स्लैश डिक्रीज इन नेट एसेट्स 1.4 मिलियन। टोटल इनफ्लोज कितने थे जी? 1.7 मिलियन के। इनकम डिक्लेयर्ड सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स कोई नहीं थी, एग्जाम नहीं थी, फाइनल फिक्स थी जी 1,07,878 जो आपका प्रॉफिट फ्रॉम बैंक अकाउंट है। फॉरेन रेमिटेंस आ गई जी 1.6 मिलियन की। टोटल इनफ्लोज मेरे आगे 1.7, इसमें से 3 लाख निकालेंगे तो जनाब आपका बनेगा 14,80,877, और इतने से ही मेरे जो नेट एसेट्स हैं इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरी वेल्थ स्टेटमेंट है वो टैली है। उसके बाद आ रहे हैं जी एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट रेजिडेंट स्टेटस। तो जनाब ये आ रहा है नॉन रेजिडेंट, जिस बंदे की हम इनकम टैक्स रिटर्न कर रहे हैं ये है जी नॉन रेजिडेंट। वापिस चलूंगा जी आईआरएस पे। अच्छा जी, ये तो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न होगी ऐसे नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल की जिसने 2024 की रिटर्न सबमिट की हुई है, उसके जो एसेट्स हैं वो 2024 से कैरी फॉरवर्ड होके आ रहे हैं। इसके बाद हम ऐसे नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल की रिटर्न फाइल कर लेते हैं जो 2025 में पहली दफा रिटर्न सबमिट करेगा और 2024 की उसने रिटर्न फाइल नहीं की हुई। तो जनाब ऐसे पर्सन की इनकम टैक्स रिटर्न पे जाने के लिए सबसे पहले इस रिटर्न को क्लोज करूंगा। तो इस रिटर्न को क्लोज करने के लिए ऊपर चलूंगा जी। ऊपर जाने के बाद आप क्लिक करेंगे जी सेव एंड क्लोज पे, तो सेव एंड क्लोज पे क्लिक करता हूं। अच्छा, जैसे ही मैंने सेव एंड क्लोज पे क्लिक किया मेरे पास ये ऑप्शन आ गया, कंफर्मेशन सेव सक्सेसफुली, आर यू श्योर यू वांट टू एग्जिट। आगे वो कह रहा है कि आप श्योर हैं कि आप एग्जिट करना चाह रहे हैं। कैंसिल करेंगे तो ये वापस इसी फॉर्म पे रहेगा। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपका फॉर्म जो है ये क्लोज हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, हमने क्लिक करना है जी एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे। तो एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा जी। तो जनाब जैसे ही मैंने सेव एंड एग्जिट पे क्लिक किया ये मुझे आईआरएस के डैशबोर्ड पे ले आया। तो जनाब इसे लॉग आउट कर लेता हूं और ऐसे पर्सन का आईआरएस पोर्टल खोल लेता हूं जो फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो जी मैंने ऐसे पर्सन का लॉगिन कर लिया जिसकी हम फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। इस पर्सन की रिटर्न हमने पहले खोली हुई थी, इस पर्सन की रिटर्न ड्राफ्ट में है। तो नीचे चलता हूं जी, तो ड्राफ्ट पे चलूंगा जी। फर्दर नीचे चलता हूं जी, ये देखें जी रिटर्न का फॉर्म आ रहा है 114 सब सेक्शन 1 रिटर्न ऑफ इनकम फाइल वॉलंटरीली फॉर कंप्लीट ईयर। नेम आ गया, सीएनएसई आ गया, पीरियड आ गया हमारे पास जुलाई से जून, टैक्स ईयर आ गया 2025, ड्यू डेट आ गई 30 सितंबर 2025। एक्शन के साथ ये पेंसिल का बटन बना हुआ है, तो इस पर क्लिक करूंगा जी। तो ये मेरा इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म ओपन हो जाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न टैक्स ईयर 2025। आगे वो पूछा जी वर यू प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर 183 डेज आर मोर ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2025 फ्रॉम 1 जुलाई 2024 टू 30 जून 2025। तो जनाब हम नो पे क्लिक करेंगे क्योंकि नॉन रेजिडेंट से मुराद ऐसे इंडिविजुअल हैं जो पाकिस्तान में 183 दिन से कम रहे हों। इसके बाद सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। आगे वो कह रहा है योर सोर्सेज ऑफ इनकम। अब ये देखें ना उसने सैलरी उठाया, ना पेंशन उठाया, ना रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी और ना ही पेमेंट फॉर सर्विसेज। अब नीचे अदर्स में आपको ये प्रॉफिट ऑन बैंक अकाउंट जो है ये ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आईआरएस ने बैंक के रिकॉर्ड से जो मेरा प्रॉफिट ऑन बैंक अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली उठा लिया, क्योंकि इस पर्सन का भी सेविंग अकाउंट है जिसपे प्रॉफिट ऑन डेट लग रहा है। फर्दर नीचे चलूंगा जी। डिड यू रिसीव इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज ड्यूरिंग द टैक्स ईयर इन एडिशन टू द इनकम ऑप्शन सिलेक्टेड अबव। अच्छा, आगे वो कह रहा है कि इन अबव मेंशन्ड सोर्सेज के अलावा भी आपने किसी और सोर्स से इनकम अर्न की है। अगर इनकम अर्न की है तो यस पे क्लिक करें और नेक्स्ट पे क्लिक करें। और आपको पता है कि अगर आप यस पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे
तो वो आपको इनकम टैक्स रिटर्न की वर्जन को रिडायरेक्ट करने का कह देगा। तो जनाब हमारे केस में प्रॉफिट ऑन बैंक अकाउंट के अलावा कोई इनकम नहीं है, तो नो पे क्लिक करूंगा। इसके बाद दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं जी। अच्छा जी, इसके बाद वो मुझे इनकम डिटेल्स पे ले गया। योर प्रॉफिट ऑन बैंक अकाउंट, वी हैव प्रीफिल्ड डिटेल्स ऑफ योर प्रॉफिट ऑन बैंक अकाउंट ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2025, ये कम जुलाई 2024 से लेके जून 2025 तक। आगे वो कह रहा है कि हमने आपका जो प्रॉफिट ऑन बैंक अकाउंट है उसकी डिटेल प्रीफिल कर दी है। अदर सोर्सेज डिटेल, प्रॉफिट ऑन बैंक अकाउंट। अच्छा जी, हमारा सेविंग अकाउंट था और उस पर हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिला क्योंकि उसमें कोई बैलेंस नहीं पड़ा हुआ। उसके बाद वो कह रहा है डू यू वांट टू एडिट प्रीफिल्ड इनकम डिटेल्स ऑन दिस पेज। आगे वो कह रहा है कि आप इस पेज पे जो प्रीफिल्ड डिटेल है उसको चेंज करना चाह रहे हैं, तो मैं क्लिक करूंगा जी नो पे, क्योंकि अगर मैं यस पे क्लिक करूंगा और नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो वो मुझे रिटर्न का वर्जन रीडायरेक्ट करने का कह देगा जी। तो नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं जी। योर विथहोल्डिंग टैक्सेस, वी हैव प्रीफिल्ड डिटेल्स ऑफ योर टैक्सेस विदहेल्ड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2025, 1 जुलाई 2024 टू 30 जून 2025। तो जनाब मेरा कोई टैक्स नहीं विदहेल्ड हुआ, ना ही एडजस्टेबल और ना ही फाइनल में। ये देखें जी, टोटल एडजस्टेबल टैक्स भी जीरो और टोटल फाइनल टैक्स भी जीरो। नीचे चलता हूं जी, और टोटल विथहोल्डिंग टैक्सेस भी मेरे जीरो आ रहे, क्योंकि मेरा बैंक प्रॉफिट के अगेंस्ट टैक्स डिडक्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि मेरा जो प्रॉफिट था वो जीरो था। डू यू वांट टू रिपोर्ट एनी विथहोल्डिंग टैक्सेस अदर देन दोज मेंशन्ड अबव और मॉडिफाई द वन ऑलरेडी लिस्टेड अबव। तो वो कह रहा है कि आप अबव मेंशन टैक्सेस की डिटेल को मॉडिफाई करना चाह रहे हैं या आप एडिशनल टैक्सेस रिपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो जनाब हम क्लिक करेंगे नो पे, क्योंकि अगर यस पे क्लिक करेंगे तो हमें वर्जन रीडायरेक्ट करने का कह देगा। अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं जी। टैक्स रिलीफ रिडक्शंस एंड क्रेडिट्स पे ले आया मुझे। ना ही हम फुल टाइम टीचर थे, ना ही रिसर्चर थे इन पाकिस्तान, ना ही हमने कोई ट्यूशन फी पे की बच्चों की, ना ही बैंक ने कोई ज़कात डिडक्ट की, ना ही हमने कोई ज़कात की पेमेंट कर दी, और अबव मेंशन टैक्स रिलीफ के अलावा हमने कोई भी जो टैक्स रिलीफ है उसका बेनिफिट नहीं लिया। तो सिंपली हम नो पे क्लिक करेंगे। अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा जी, तो ये मुझे ले आएगा जी योर पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज, प्लीज रिव्यू योर पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज बिलो एंड अपडेट देम टू रिफ्लेक्ट देयर स्टेटस ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2025, 1 जुलाई 2024 से लेकर 30 जून 2025 तक। तो ये मुझे वेल्थ स्टेटमेंट पे ले आया, और जो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में एसेट्स आ रहे होंगे उनकी डिटेल आ जाएगी। तो क्योंकि हम इस पर्सन की फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो इस वजह से इसके जो एसेट्स हैं वो नहीं आ रहे। ये देखें जी, कोई कैश इन हैंड, बैंक अकाउंट, मोटर व्हीकल, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, प्रीशियस पोजेशन, रिसीवेबल, एनी अदर एसेट, इक्विपमेंट, एनिमल, हाउस होल्ड इफेक्ट, पर्सनल आइटम्स। टोटल पर्सनल एसेट्स भी जीरो हैं, कोई लायबिलिटीज नहीं आ रही। नेट एसेट्स भी जीरो हैं। नेट एसेट्स एज ऑफ 30 जून 2025 ये भी जीरो हैं, और नेट एसेट्स एज ऑफ 30 जून 2024 ये भी जीरो आ रहे हैं। तो जनाब ऊपर चलूंगा और इस वेल्थ स्टेटमेंट में अपने जो एसेट्स हैं उनको ऐड कर लेता हूं जी। तो ऊपर चलता हूं जी, तो जनाब हमने एसेट्स ऐड करने हैं जो हमारे पास है 1 जुलाई 24 से लेकर 30 जून 2025 तक। सबसे पहले आ रहा है जी कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड को एंड पे देख लेते हैं। देन आ रहा है जी बैंक अकाउंट। आपको पता है कि जिनके साथ ड्रॉप डाउन बना हुआ है, इसको ऐड करने के लिए आप ऐड आइटम्स पे क्लिक करेंगे। तो ऐड आइटम पे क्लिक करूंगा। सब्सिक्वेंटली वो कह रहा है चूज एसेट कैटेगरी, तो जी मैंने बैंक अकाउंट ऐड करना है, तो बैंक अकाउंट के साथ ये जो राउंड सर्कल बना हुआ है इस पर क्लिक करूंगा एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। आगे वो कह रहा है एंटर बैंक अकाउंट डिटेल्स, तो आपने 24 डिजिट्स का जो आईबैन नंबर है वो ऐड कर देना है। अच्छा जी, आईबैन ऐड कर दूंगा, ये जहां लिखा हुआ है एंटर आईबैन, इस कॉलम में मेरा आईबैन आ गया। उसके बाद वो कह रहा है अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस, एंटर अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस, तो 30 जून 2025 का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो ऐड कर देंगे। तो जी ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ गया 191,788। इसके बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। तो ये देखें जी, बैंक अकाउंट वेरीफाइड, योर बैंक अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। बैंक का नेम आ जाएगा, अकाउंट टाइटल आ जाएगा और आईबैन नंबर आ जाएगा। तो जब आपका अकाउंट टाइटल आ रहा होगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एफबीआई ने करेक्ट जो है अकाउंट फैच कर लिया। तो इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। तो ये देखें जी 191,788 मेरा एक जो है बैंक अकाउंट ऐड हो गया। अच्छा जी, इसके बाद इस पर्सन की मोटर व्हीकल भी है, एक बाइक है जी। तो बाइक को ऐड करने के लिए क्या करेंगे जी, बाइक को ऐड करने के लिए आप जाएंगे मोटर व्हीकल पे। ये मोटर व्हीकल के साथ जो राउंड सर्कल बना हुआ है इधर क्लिक करूंगा। इसके बाद सिंपली क्लिक कर दूंगा जी नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट पे चलता हूं जी। अब हमारे पास एक बाइक और एक कार है। सबसे पहले कार की डिटेल ऐड कर लेते हैं जी। अच्छा जी, व्हीकल डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया जी सुजुकी कल्टस, और नीचे आ रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर। तो इधर जो आपकी व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो ऐड कर लेंगे जी। तो रजिस्ट्रेशन नंबर ऐड कर लेता हूँ। ये मेरी व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया जी। उसके बाद जो व्हीकल की कॉस्ट है, कितने में आपने परचेज की थी, वो कॉस्ट लिख देते हैं जी। इसके बाद सिंपली सेव पे क्लिक करूंगा। तो ये देखें जी, बैंक अकाउंट भी आ गया, उसके बाद व्हीकल भी आ गई। अब मैंने एक मोटरसाइकिल भी ऐड करनी है, तो मोटरसाइकिल भी आप ऐड करेंगे मोटर व्हीकल में ही। तो दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा जी। तो व्हीकल डिस्क्रिप्शन में जो आपकी मोटरसाइकिल है उसकी डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, कौन सी कंपनी है, कौन सी बाइक है जी, CD70 है, क्या चीज़ है। तो हमारे केस में आ रही है जी CB150 होंडा। तो जी मैंने व्हीकल की डिस्क्रिप्शन लिख दी CB150 होंडा, नीचे वो कह रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर। एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर वाले कॉलम पे क्लिक करूंगा।
और जो बाइक का नंबर है वो कंप्लीटली ऐड कर देंगे। अच्छा जी, बाइक का नंबर आ गया, व्हीकल की डिस्क्रिप्शन आ गई, इसके बाद व्हीकल की कॉस्ट आपने एंटर कर देनी है। ये जहां लिखा हुआ है एंटर वैल्यू, तो इधर क्लिक करूंगा। अब हमारे केस में जो वाई की वैल्यू है 3 लाख है, तो 3 लाख ऐड कर दिया। इसके बाद सिंपली सेव पे क्लिक करूंगा। तो ये देखिए 15 लाख की गाड़ी थी, 3 लाख की मेरी बाइक थी, तो वैल्यू 18 लाख हो गई। अच्छा, इसको एक दफा क्लोज कर लेता हूं जी, और इसको सेव कर लेता हूं, क्योंकि अगर सेव नहीं करूंगा और इंटरनेट का कोई इशू बन गया तो मेरा जो डाटा है वो सेव नहीं होगा। तो ऊपर चलता हूं जी और इसको सेव कर लेता हूं। अच्छा जी, बैंक अकाउंट था इस पर्सन का, मोटर व्हीकल थी। मोटर व्हीकल में 2 चीजें आ रही थी। अगर मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूं, एक गाड़ी है सुजुकी कल्टस और एक बाइक आ रही है जी CB150 होंडा। तो इसे मिनिमाइज कर लेता हूं जी। प्रॉपर्टी नहीं आ रही, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई। प्रीशियस पोजेशन, कोई गोल्ड, कोई डायमंड, कोई सिल्वर, कुछ नहीं है। रिसीवेबल्स, किसी को लोन नहीं दिया हुआ इसलिए हम ऐड नहीं करेंगे। कोई एनी अदर एसेट नहीं आ रहा। कोई किसी प्लॉट में इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई, कोई किस्तों पे प्लॉट नहीं लिया हुआ हमने। इक्विपमेंट नॉन बिजनेस कोई नहीं आ रहा। एनिमल नॉन बिजनेस, कोई हमने गाय भैंस, कोई हमने कुत्ता शुत्ता नहीं रखा हुआ जी। हाउस होल्ड इफेक्ट, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, तो ये आप ऐड कर लें जी। तो ये मैं ऐड कर लेता हूँ 4.5 लाख के। अच्छा जी, उसके बाद आ रही है पर्सनल आइटम। तो आपको पता है कि पर्सनल आइटम में आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल, इस तरह की चीजें आ जाएंगी। तो पर्सनल आइटम्स को भी मैं 4 लाख तक कर देता हूं जी। फर्दर नीचे चलता हूं जी। लाइबिलिटीज इन पाकिस्तान, कोई लाइबिलिटी नहीं है जी मेरी। ना ही मैंने व्हीकल लीज पे ली हुई है, ना ही मैंने कोई बैंक लोन लिया हुआ है, ना ही मेरे पास कोई क्रेडिट कार्ड है, ना ही मैंने किसी बंदे से लोन लिया हुआ है, यानी कि उधार पैसे लिए हुए हैं। अच्छा जी, नेट एसेट्स मेरे आ रहे हैं 28,41,788। ऊपर चलता हूं जी। अच्छा जी, कैश इन हैंड रह गया। आपके पास कितने पैसे पड़े हुए थे कैश इन हैंड पे? तो मैं फर्स्ट कर लेता हूं, जो मेरे पास कैश इन हैंड पड़ा हुआ है वो जी 17,60,000 है। कहीं भी क्लिक करूंगा तो ये मेरे नेट एसेट्स जो हैं वो 4.6 मिलियन के चले गए। इसके बाद ऊपर चलूंगा जी और इसको सेव कर लेता हूं। फर्दर नीचे चलूंगा, टोटल पर्सनल एसेट्स मेरी आ गई जी 4.6 मिलियन के। लाइबिलिटीज मेरी कोई नहीं आ रही। नेट एसेट्स, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, 4.6 मिलियन माइनस 0, तो 4.6 मिलियन आ गया। फर्दर नीचे चलूंगा, चेंज इन नेट एसेट्स। नेट एसेट्स एज ऑफ 30 जून 2025 ये आ रहे हैं 4.6 मिलियन के, और नेट एसेट्स एज ऑफ 30 जून 2024 ये मेरे आ रहे हैं 0। ये 0 इस वजह से आ रहे हैं कि मैंने प्रीवियस ईयर की रिटर्न सबमिट नहीं की। अब ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि मेरे एसेट जो है प्रीवियस ईयर में 0 हो। अब गाड़ी मैंने ली हुई है 2015 की, तो मेरे नेट एसेट्स 15 लाख के तो वो आ रहे हैं। बाइक भी मेरी पुरानी है, 3 लाख, वो 18 लाख। मेरी बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस भी होगा पिछली 30 जून 2024 को। मेरे पास कुछ कैश इन हैंड भी होगा, पर्सनल आइटम्स भी होंगी। तो ये नेट एसेट्स मेरे 0 नहीं आएंगे जी। अब देख लेते हैं इसको भी कैसे हमने एडजस्ट करना है। सबसे पहले चलूंगा जी नीचे, वो कह रहा है डू यू हैव एनी एसेट्स और लाइबिलिटीज आउटसाइड पाकिस्तान, तो नो पे क्लिक करूंगा। इसके बाद चलूंगा जी नेक्स्ट पे। तो जी जैसे ही मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया ये मुझे वेल्थ रिकंसिलिएशन पे ले आया। योर मनी कमिंग इन, प्लीज रिव्यू डिटेल्स ऑफ योर मनी कमिंग इन ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2025 1 जुलाई 2024 टू 30 जून 2025 एंड अपडेट इट इफ रिक्वायर्ड। आगे वो कह रहा है कि जो आपके पैसे आए हैं ड्यूरिंग द ईयर 1 जुलाई 2024 से लेकर 30 जून 2025 तक काइंडली उनकी डिटेल देख लें, और अगर अपडेट रिक्वायर्ड है तो उसको अपडेट करें। योर चेंज इन नेट एसेट्स इज ग्रेटर देन योर टोटल इनकम। तो आपको पता है कि नेट एसेट्स इस वजह से ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि हमारी कोई इनकम नहीं है, और दूसरी बात यह है कि प्रायर ईयर के जो नेट एसेट्स हैं वो 0 हैं। तो उसको बाद में देख लेते हैं जी। योर मनी कमिंग इन, टोटल इनकम। टोटल इनकम जनाब मेरी 0 थी क्योंकि मुझे कोई भी इनकम ड्यूरिंग द ईयर रिसीव नहीं हुई। ये पर्सन नॉन रेजिडेंट था, ना इसकी पाकिस्तान में कोई सैलरी इनकम थी, ना रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी था, और ना ही पेमेंट फॉर सर्विसेज थी, और ना ही पेंशन थी जी। सब्सिक्वेंटली एक सेविंग अकाउंट था और उस सेविंग अकाउंट में भी कोई बैलेंस नहीं था। फॉरेन रेमिटेंस, अच्छा जी, अगर इस नॉन रेजिडेंट को कोई फॉरेन रेमिटेंस रिसीव हुई है, चाहे इसने खुद अपने फॉरेन अकाउंट से अपने पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए पैसे, या किसी करेंसी एक्सचेंज के थ्रू अपने अकाउंट में पैसे लगवा दिए, जैसे वेस्टर्न यूनियन है या रिया है, या इसके किसी रिलेटिव ने इसके अकाउंट में पैसे लगवा दिए जो पाकिस्तानी अकाउंट है, तो इस केस में जो फॉरेन रेमिटेंस है उसकी अमाउंट इधर मेंशन करेंगे आप। तो जनाब जैसे ही आपके अकाउंट में रेमिटेंस लगती है तो बैंक जो है आपको पीआरसी इशू कर देता है, जिसको कहते हैं जी प्रोसीड्स रियलाइजेशन सर्टिफिकेट। मैं आपको एक प्रोसीड्स रियलाइजेशन सर्टिफिकेट भी दिखा देता हूँ जी। पीआरसी के ऊपर सारी डिटेल मेंशन होती है, किस बंदे ने आपको पैसे भेजे, किसने रिसीव किए, कितनी अमाउंट जो थी फॉरेन करेंसी में आपको रिसीव हुई, और कितनी अमाउंट जो थी बैंक ने कन्वर्ट करके आपको दे दी। तो पीआरसी देख लेता हूं जी। तो जी ये मेरे पास प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट आ गया। तो जैसे ही आपके अकाउंट में रेमिटेंस लगती है आपको पीआरसी की ईमेल भी आ जाती है, आपको पीडीएफ फॉर्म में एक प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट रिसीव हो जाता है, जिसको आप कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोसीड्स रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, ईपीआरसी। इसके अलावा आप बैंक को रिक्वेस्ट करके भी अपना पीआरसी जो है मंगवा सकते हैं जी। बैंक का नेम आ गया ईपीआरसी पर्सनल / कॉर्पोरेट कस्टमर, ईपीआरसी का नंबर आ जाएगा, पीआरसी की डेट आ गई जी 16 जून 2025।
रेमिटर डिटेल, नेम ऑफ द पर्सन स्लैश एंटिटी, जिस बंदे ने पैसे भेजे उसका नेम आ गया, नाइको, पासपोर्ट, सीएनआईसी, पीओसी, एंटिटी रजिस्ट्रेशन नंबर। तो जिस बंदे ने पैसे भेजे हैं उसका नाइको, पासपोर्ट, सीएनआईसी, पीओसी वगैरह आ जाएगा जी। आई बैन स्लैश बैंक अकाउंट नंबर, जिस बंदे ने पैसे भेजे हैं उसका बैंक अकाउंट नंबर आ गया। नेम ऑफ द रेमिटिंग इंस्टीट्यूशन, जिस बैंक ने पैसे भेजे हैं उसका नेम आ जाएगा, जैसे हमारे केस में सिटी आ रहा है जी, सिटी बैंक। नेम ऑफ द कंट्री आयरलैंड, कंट्री कोड एज पर आईटीआरएस 1120। आईटीआरएस आपका डील करता है जी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग सिस्टम को। जिस तरह आप बैंक में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए आईबैन और स्विफ्ट कोड यूज करते हैं, इसी तरह आप क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए जो रेमिटेंस भेज, उसके लिए आपका आईटीआरएस यूज होता है जी, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग सिस्टम। उसके बाद आ रहा है जी बेनिफिशियरीज डिटेल, जिस बंदे को पैसे भेज रहे हैं उसका नेम आ जाएगा, नेम ऑफ द पर्सन स्लैश एंटिटी नेम आ जाएगा एज इट इज नाइको, पासपोर्ट नंबर, सीएनआईसी, पीओसी या पासपोर्ट आ जाएगा। नेम ऑफ द बैंक, बैंक का नेम आ जाएगा, आईबैन स्लैश बैंक अकाउंट नंबर, और जो आपका अकाउंट नंबर होगा उसकी डिटेल आ जाएगी। फर्दर नीचे चलता हूं जी। अच्छा जी, आगे वो बता रहा है दिस इज टू सर्टिफाई दैट वी हैव रिसीव्ड रेमिटेंसेस बाय द ऑर्डर ऑफ द अबव मेंशन्ड रेमिटर एंड हैज पेड द इक्विवेलेंट पाक रुपीस टू बेनिफिशियरी एज पर द डिटेल गिवन एज बिलो। अच्छा जी, आगे आपका बैंक कह रहा है कि हमें ये फॉरेन रेमिटेंस रिसीव हुई है और हमने उस अमाउंट को पीकेआर में कन्वर्ट करके बेनिफिशियरी के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जी। ये देखें जी ट्रांजैक्शन डिटेल, डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ प्रोसीड्स 2 जून 2025 को जो है ये हमारे अकाउंट में रेमिटेंस लग रही है। अमाउंट ऑफ रेमिटेंस यूएसडी 5949.5। अच्छा जी, $5949 जो है ये हमें रिसीव हुए हैं। रेट ऑफ कन्वर्जन 281 रुपए, जिस दिन को बैंक ने हमारे अकाउंट में कन्वर्ट करके पैसे डाले हैं उस दिन जो कन्वर्जन रेट था वो था 281। अमाउंट ऑफ रेमिटेंस इन पीकेआर, अगर आप 5949 को 281 से मल्टीप्लाई करें तो ये अमाउंट आ जाएगी जी आपकी 16,72,999। पर्पज ऑफ रेमिटेंस, किस पर्पज के अगेंस्ट आपको पेमेंट रिसीव हुई है। तो अगर आप अपने घर में पैसे भेज रहे हैं या अपने अकाउंट में पैसे भेज रहे हैं तो इधर आएगा जी होम रेमिटेंस। पर्पज कोड एज पर आईटीआरएस, तो मैंने आपको बता दिया कि पर्पज कोड जो है कंट्री वाइज आपका यूनिक होगा। ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर आ जाएगा जी। अच्छा जी, उसके बाद वो बता रहा है दी वेरीफाइंग एजेंसी में वेरीफाई दी ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस रेमिटेंस ऑन आवर बैंक्स पोर्टल एट eprc.bankalfla.com। अच्छा जी, आगे वो कह रहा है कि अगर किसी ने वेरीफाई करना है तो ये बैंक अल्फला की वेबसाइट पे जाके भी ईपीआरसी को वेरीफाई कर सकता है। दिस इज सिस्टम जनरेटेड डॉक्यूमेंट, नो सिग्नेचर एंड स्टैंप इज रिक्वायर्ड। आगे वो बता रहा है कि ये जो पीआरसी है ये सिस्टम जनरेटेड डॉक्यूमेंट है और इस पे कोई भी स्टैंप और सिग्नेचर रिक्वायर्ड नहीं है। तो जनाब ये हमारा पीआरसी हो गया और ये अमाउंट हमें रिसीव हो रही है 16,72,999। इस अमाउंट को जाके अपने आईआरएस में फॉरेन रेमिटेंस के टैब में ऐड कर दूंगा। तो वापिस चलता हूँ जी आईआरएस पे। तो जी फॉरेन रेमिटेंस हमारे केस में थी 16,72,999। तो ये जो फॉरेन रेमिटेंस के आगे बॉक्स आ रहा है इधर हम मेंशन कर देंगे अपनी फॉरेन रेमिटेंस की अमाउंट। अच्छा जी, ये मेरी फॉरेन रेमिटेंस आ गई। टोटल इनकम मेरी कोई नहीं थी। इनहेरिटेंस, हमें कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी रिसीव नहीं हुई ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम आवर पेरेंट्स। गिफ्ट रिसीव्ड, कोई गिफ्ट रिसीव नहीं हुआ। कोई हमने एसेट नहीं बेचा जिसपे हमें गेन आया हो। तो जनाब कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा। ये देखें जी, टोटल मनी कमिंग इन इज इक्वल टू 1.6 मिलियन और यही हमारी फॉरेन रेमिटेंस थी। फर्दर नीचे चलूंगा, इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा जी। तो नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं। योर मनी गोइंग आउट, प्लीज रिव्यू डिटेल्स ऑफ योर मनी गोइंग आउट ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2025 1 जुलाई 2024 टू 30 जून 2025 एंड अपडेट इट इफ रिक्वायर्ड। आगे वो कह रहा है कि जो आपके पैसे जा रहे हैं, जो आपके एक्सपेंसेस है, काइंडली उनकी जो डिटेल्स है वो रिव्यू कर लें और अगर अपडेट करने की जरूरत है तो अपडेट कर लें। वी हैव प्रीफिल्ड द टेबल बिलो बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला, टोटल मनी गोइंग आउट इज इक्वल टू टोटल मनी कमिंग इन माइनस चेंज इन नेट एसेट्स। तो जनाब इस फार्मूले को हमने टैली करना है कि जो हमारे एक्सपेंसेस थे वो इक्वल होने चाहिए, जो हमें पैसे आ रहे हैं जो हमारी फॉरेन रेमिटेंस थी माइनस चेंज इन नेट एसेट्स। और आपको पता है कि चेंज इन नेट एसेट्स इस वजह से ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर में अभी नेट एसेट्स नहीं डाले हुए। तो इस इक्वेशन को बाद में देख लेता हूं जी। योर मनी गोइंग आउट, पर्सनल एक्सपेंसेस, योर कंट्रीब्यूशन। तो जो आपने पाकिस्तान में एक्सपेंसेस इंकर किए हैं उसकी डिटेल आ जाएगी। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपने ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस इंकर किए हैं तो वो आ जाएंगे। अब सपोज कर लें कि हमारे केस में ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है 3 लाख, तो 3 लाख लिख दूंगा इधर। पर्सनल एक्सपेंसेस, फैमिली मेंबर्स कंट्रीब्यूशन, फैमिली मेंबर्स ने हमें कोई एक्सपेंसेस कंट्रीब्यूट नहीं किया जी। गिफ्ट गिवन, कोई गिफ्ट हमने नहीं दिया। अदर, कोई भी एसेट हमने नहीं बेचा जिस पे हमें लॉस हुआ हो जी। इसके बाद जी कैलकुलेट कर लेता हूं, तो कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा। तो ये देखें जी, टोटल मनी गोइंग आउट मेरे पास होगी 3 लाख और ये इक्वेशन अब हमने टैली करनी है। अब पहले इधर 0 आ रहा था, अब इधर आ गया 3 लाख, लेकिन ये इक्वेशन अभी भी टैली नहीं है। इस इक्वेशन को टैली करने के लिए जनाब वापस चलूंगा एक्सेल पे। तो एक्सेल पे चलता हूं जी। अच्छा जी, मेरे पास एक वेल्थ रिकंसिलिएशन का फॉर्मेट आ गया जी। वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज एट 30 जून 2025। अब हमने इसमें क्या करना है जी, हमने जो हमारी वेल्थ स्टेटमेंट है उसका बैलेंस ऐड कर देना है जो आ रहा था 30 जून 2025 को। तो वापस चलूंगा जी आईआरएस पे।
तो जनाब यही आपके नेट एसेट्स थे फॉर टैक्स ईयर 2025, क्योंकि हमने 2024 में तो नेट एसेट्स डाले नहीं, तो इस वजह से उनमें कोई चेंज नहीं आया होगा। इसके अलावा अगर आपने वेल्थ स्टेटमेंट से देखने तो वेल्थ स्टेटमेंट पे चलूंगा जी। तो ये देखें जी, इंक्रीज इन नेट एसेट्स 4.6 मिलियन, और इतने ही आपके टोटल नेट एसेट्स आ रहे होंगे 2025 के। नीचे चलता हूं जी, ये देखें मेरे पास नेट एसेट्स आ गए एज ऑफ 30 जून 2025 4.6 मिलियन। तो इसे कॉपी कर लेता हूं जी, वापिस चलूंगा अपनी एक्सेल की शीट पे, और ये रुपीज वाले कॉलम में इसे पेस्ट कर देता हूं जी। अच्छा जी, ये मेरे नेट वेल्थ आ गई एट 2025। उसके बाद टोटल इनकम हमारी कोई नहीं थी आ रही, फॉरेन रेमिटेंस जो है वो लिख लेते हैं जी। फॉरेन रेमिटेंस थी हमारे केस में 16,72,999, कोई इनहेरिटेंस नहीं थी जी, कोई गिफ्ट नहीं था, कोई अदर गेन नहीं आया जी। उसके बाद पर्सनल एक्सपेंसेस, तो पर्सनल एक्सपेंसेस देख लेते हैं जी। वापस चलूंगा आईआरएस पे, रिकंसिलिएशन पे चलूंगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा जी। तो ये देखें 3 लाख के मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस आ रहे हैं। ये पर्सनल एक्सपेंसेस भी वापस जाके शीट पे पेस्ट कर देता हूं जी। ये जी 3 लाख आ गया। अब जो मेरा नेट इंक्रीज आना चाहिए वो आना चाहिए 1.3 मिलियन का। ये मेरे इन्फ्लोस थे 1.6 मिलियन, ये देखिए फॉरेन रेमिटेंस मुझे आई और 3 लाख निकल गया। अब जो मेरे पास नेट कैश पड़ा होना चाहिए ड्यूरिंग द ईयर, जो इंक्रीज होना चाहिए वो होना चाहिए था जी 1.3 मिलियन का। और इंक्रीज कितना हो रहा है जी, सारे का सारा इंक्रीज हो रहा है 4.6 मिलियन का। और इसकी वजह यह थी कि हमने 2024 की रिटर्न सबमिट नहीं की, जिसकी वजह से जो हमारे 2024 के नेट एसेट्स हैं वो जीरो आ रहे हैं। तो जनाब ये देखें 1.3 मिलियन का इंक्रीज होना चाहिए था, हुआ कितना जी 4.6 मिलियन का। इसका कितना डिफरेंस आ गया, डिफरेंस आ गया हमारा 3.2 मिलियन। तो इस अमाउंट को कॉपी करूंगा जी और नेट वेल्थ एट 2024 में जाके पेस्ट कर दूंगा, और इसका आपने जो माइनस वाला साइन है वो आपने रिमूव कर देना। तो ये देखें जी, अब मेरा नेट इंक्रीज कितना आ गया 1.3 मिलियन का, और नीचे चलूं अगर तो ये देखें नेट इंक्रीज 1.3 मिलियन का। अब मैं इसको आसान अल्फाज में भी आपको समझा देता हूं जी। एक नई शीट ओपन कर लेता हूं, वापिस चलूंगा जी आईआरएस पे। टोटल मनी कमिंग इन ये थी मेरी जी 1672, वापिस चलता हूं जी एक्सेल पे। ये जी मेरी टोटल मनी कमिंग इन आ गया। इसके बाद क्या आएगा जी, इसमें से मैंने लेस करने हैं जी एक्सपेंसेस, तो इसमें से एक्सपेंसेस लेस कर लेता हूं जी। इन दोनों का डिफरेंस ले लूंगा। नेट एसेट्स इतने से बढ़ने चाहिए थे 1.3 मिलियन, तो इसे कह देता हूं जी एक्चुअल इंक्रीज। लेकिन इन रियलिटी में मेरे नेट एसेट्स में कितना चेंज आया है, वो आया जी 4 मिलियन का। तो वापस चलता हूं आरएस पे, ये देखें जी चेंज इन नेट एसेट्स। पैसे मुझे रिसीव हो रहे हैं 1.6 मिलियन, नेट एसेट्स में मेरा चेंज आ गया जी 4.6 मिलियन। तो ये इक्वेशन मेरी टैली नहीं है, तो सिंपली से कॉपी करूंगा जी, वापस चलूंगा जी एक्सेल पे और इधर जाके इसे पेस्ट कर देता हूं जी। तो जी इसे कह देते हैं चेंज इन नेट एसेट्स एज पर टैक्स रिटर्न। अब ये देखिए मेरा एक्चुअल इंक्रीज कितना होना चाहिए था, या एक्चुअल चेंज कितना आना चाहिए था 1.3 मिलियन का, लेकिन चेंज आया कितना जी एज पर वेल्थ स्टेटमेंट 4.6 मिलियन का। और ये 4.6 मिलियन का चेंज इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने प्रायर ईयर की रिटर्न नहीं सबमिट की। तो जनाब इन दोनों का डिफरेंस ले लेता हूं जी। ये जो आपके पास आ रहा है चेंज इन नेट एसेट्स एज पर रिटर्न माइनस जो एक्चुअल चेंज आना चाहिए 1.3 मिलियन। तो जनाब ये मेरे पास आ गया 3.2 मिलियन। 3.2 मिलियन मेरे एसेट्स होने चाहिए थे पिछले साल, जिसकी बिना पे मेरी जो वेल्थ स्टेटमेंट है वो रिकंसाइल करेगी। और यही फिगर आपकी शीट 1 में भी आ रही है, मैं दिखा देता हूं जी। ये देखें 3228,789, और इस शीट में भी हमारी वही फिगर है जी 3228,789। अब चलता हूं जी आईआरएस पे और उधर जाके ये अमाउंट जो है नेट एसेट्स 2024 में पेश कर दूंगा। तो आईआरएस पे चलूंगा, वेल्थ स्टेटमेंट पे चलूंगा जी, एंड पे चलता हूं, नेट एसेट्स एज ऑफ 30 जून 2024 के आगे जो बॉक्स बना हुआ है इधर ये अमाउंट पेश कर देता हूं जी। कहीं भी क्लिक करूंगा जी। अब ये देखें जी चेंज इन नेट एसेट्स 1372,999, मैं एक्सेल से भी दिखा देता हूं आपको 1372,999। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरी वेल्थ रिकंसिलिएशन है वो टैली हो चुकी है। वापस चलूंगा जी आईआरएस पे, ऊपर चलता हूं जी, वेल्थ रिकंसिलिएशन पे चलूंगा, अगेन नीचे चलूंगा जी, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं। अब ये जो मेरी इक्वेशन है ये टैली है। टोटल मनी गोइंग आउट इज इक्वल टू टोटल मनी कमिंग इन माइनस चेंज इन नेट एसेट्स 3 लाख, और ये 16,72,999 से अगर आप 3 लाख निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 13,72,999। फर्दर नीचे चलता हूं जी, इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। योर इनकम टैक्स रिटर्न समरी, तो आपको पता है कि हमारी इनकम ही नहीं थी, तो हमारी टोटल इनकम भी जीरो आएगी, टोटल टैक्स डिडक्टेड स्लैश पेड कोई नहीं था, बैलेंस टैक्स पेबल भी कोई नहीं आएगा। फर्दर नीचे चलूंगा, डाउनलोड, यू कैन डाउनलोड एंड रिव्यू योर ड्राफ्ट इनकम टैक्स रिटर्न बिफोर सबमिशन। तो अगर आपने अपनी रिटर्न रिव्यू करनी है तो आप सिंपली डाउनलोड इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे
और ये आपकी जो रिटर्न है ये ड्राफ्ट फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगी। तो जी डाउनलोड इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करूंगा जी। ये देखें जी मेरे पास जो रिटर्न है वो डाउनलोड होगी। तो सिंपली इसको ओपन कर लेता हूं जी। एक्नॉलेजमेंट स्लिप 114 सब सेक्शन 1 रिटर्न ऑफ इनकम फाइल विल एंटायरली फॉर कंप्लीट ईयर, नेम आ जाएगा, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, टैक्स ईयर, टैक्स पीरियड, मीडियम, ड्यू डेट। नीचे चलता हूँ। नेट एसेट्स करंट ईयर 4.6 मिलियन के थे। फर्दर नीचे चलूंगा। कोई टैक्स विदहेल्ड नहीं हुआ, कोई हमारी इनकम नहीं थी। पर्सनल एक्सपेंसेस थे हमारे 3 लाख के। फर्दर नीचे चलूंगा जी। आपके जो पर्सनल एसेट्स स्लैश लाइबिलिटीज है उनकी डिटेल आ जाएगी जी। बैंक अकाउंट था हमारे पास, उसमें बैलेंस था जी 1,91,788। मोटर व्हीकल थी, हाउस होल्ड इफेक्ट आ गए, पर्सनल आइटम आ गई, कैश नॉन बिजनेस आ गया। टोटल एसेट्स हमारे बन गए 4.6 मिलियन के। फर्दर नीचे चलूंगा। रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट्स डिस्क्रिप्शन आ गई। नेट एसेट्स करंट ईयर थे हमारे पास 4.6 मिलियन के। नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर हमारे पास थे 3.2 मिलियन के। और जो हमारा इनफ्लो था वो था जी 1.6 मिलियन का, जो प्योरली हमारी फॉरेन रेमिटेंस थी। ये आप देख सकते हैं जी, फॉरेन रेमिटेंस। कोई हमारी इनकम नहीं थी सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, ना ही कोई एग्जाम थी और ना ही सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स थी। आउटफ्लोज थे हमारे 3 लाख जो हमारे एक्सपेंसेस थे। फर्दर नीचे चलूंगा। उसके बाद आ रहा जी एट्रीब्यूट्स, रेजिडेंट स्टेटस। तो जी इस पर्सन का रेजिडेंट स्टेटस था नॉन रेजिडेंट, क्योंकि हम नॉन रेजिडेंट पर्सन की जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। वापिस चलूंगा जी आईआरएस पे। इसके बाद सिंपली इसको सबमिट करेंगे। अब ये नीचे आपके पास आ रहा है जी, आई हियर बाय अफर्म दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड ऑन दिस पेज इज ट्रू, कि जो भी आपने ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया वो ट्रू एंड फेयर है। और इसके साथ ये बॉक्स बना हुआ है, तो सिंपली इस बॉक्स पे क्लिक करूंगा। अच्छा, जैसे ही मैंने बॉक्स पे क्लिक किया, ये मेरे पास नीचे जो सबमिट इनकम टैक्स रिटर्न वाला ऑप्शन है ये एक्टिवेट हो गया। तो सिंपली सबमिट इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करूंगा जी। आगे वो कह रहा है योर टास्क हैज बीन लॉग्ड फॉर रिव्यू, काइंडली वेरीफाई एंड सबमिट। आगे वो कह रहा है कि आपका जो टास्क है वो लॉग कर दिया गया रिव्यू के लिए, काइंडली वेरीफाई करें और सबमिट करें। और साथ ही आपके नंबर पे कोड चले गए होंगे, तो आपने वेरिफिकेशन कोड लगाने हैं। प्लीज एंटर द 6 डिजिट वेरिफिकेशन कोड सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंडिंग, और ये आपका नंबर आ रहा होगा और आपके उसी नंबर पे कोड जाएंगे जो आपने नंबर आईआरएस पे साइन अप करते हुए दिया होगा। तो जनाब अपने कोड्स मेंशन कर देता हूं। तो ये मेरे वेरिफिकेशन कोड्स आ गए जी। आगे वो कह रहा है वेरीफाइंग कोड, टास्क सबमिटेड सक्सेसफुली, इट विल बी अवेलेबल इन कंप्लीटेड इन अ व्हाइल। तो जनाब आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो सबमिट हो चुकी है। इनकम टैक्स रिटर्न सबमिटेड, योर इनकम टैक्स रिटर्न वाज सबमिटेड ऑन 21 जुलाई, डेट आ गई पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। योर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर टैक्स ईयर 2025 हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। तो जनाब आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो सबमिट हो चुकी है। आगे वो कह रहा है गो टू डैशबोर्ड, डाउनलोड इनकम टैक्स रिटर्न। आप इधर से रिटर्न भी डाउनलोड कर सकते हैं और वापस आप डैशबोर्ड पे भी जा सकते हैं। इसके बाद वापस चलूंगा जी डैशबोर्ड पे, तो गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करूंगा। अब जैसे ही आप रिटर्न सबमिट करेंगे तो आपकी रिटर्न ड्राफ्ट से निकल के कंप्लीट टास्क में चली जाएगी। तो जनाब कंप्लीट टास्क पे चलूंगा। कंप्लीट टास्क में आपके पास 2 ऑप्शंस आ रहे होंगे, एक आ रहा होगा रजिस्ट्रेशन और दूसरा आ रहा होगा डेक्लेरेशन। तो हमारा कंसर्न होगा डेक्लेरेशन के साथ। और इस बंदे की हमने एक रिटर्न सबमिट किया 2025 की, तो ये देखिए डेक्लेरेशन के साथ एक आ रहा है, यानी कि एक डेक्लेरेशन सबमिट हुई है। तो डेक्लेरेशन पे क्लिक करूंगा। फर्दर नीचे चलता हूं जी। 114 सब सेक्शन 1 रिटर्न ऑफ इनकम फाइल वॉलंटरीली फॉर कंप्लीट ईयर, नेम आ जाएगा, सीएनएसई आ जाएगा, टैक्स पीरियड आ गया, मेरा टैक्स ईयर आ गया, ड्यू डेट आ गई। अब ये देखें एक्शन के आगे सिर्फ आई का बटन आ रहा है। पहले हमारे पास पेंसिल और बिन का बटन आ रहा था, लेकिन अभी सिर्फ आई का बटन आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो सबमिट हो चुकी है। तो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को देखने के लिए आप आई पे क्लिक करेंगे। तो आई पे क्लिक करता हूं, तो ये आपको इस टैब पे ले आएगा, टैक्स रिटर्न एंड समरी, योर इनकम टैक्स रिटर्न समरी। फर्दर नीचे चलता हूं जी। ये नीचे आपके पास आ रहा होगा डाउनलोड, यू कैन डाउनलोड एंड रिव्यू योर ड्राफ्ट इनकम टैक्स रिटर्न बिफोर सबमिशन। तो डाउनलोड पे क्लिक करूंगा। तो ये देखें जी डॉक्यूमेंट डेट आ गई। डॉक्यूमेंट डेट का मतलब ये है कि इस डेट को आपकी रिटर्न सबमिट हो चुकी है, और पहले इधर ड्राफ्ट आ रहा था, अब ये देखें ड्राफ्ट नहीं आ रहा। एंड पे चलूंगा जी, और ये देखें जी वेल्थ रिकंसिलिएशन में आपकी अनरिकंसाइल्ड अमाउंट 0 आ रही है। तो इस तरह से भी आप अपनी जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो जी ये था आज के लिए, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप अपनी इनकम फ्रॉम सैलरी की इनकम टैक्स रिटर्न किस तरह से सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपने रिटर्न हमसे सबमिट करवानी है तो आप हमसे भी सबमिट करवा सकते हैं इन रीजनेबल प्राइजेस। सो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।